आरसीएम के बिना दिल नहीं लगता, आरसीएम के बिना दिल नहीं लगता, आरसीएम के बिना दिल नहीं लगता, आरसीएम के बिना दिल नहीं लगता। इसकी हस्ती विशाल, इसकी बदल मिसाल, इसकी हस्ती विशाल, इसकी बदल मिसाल, इस फैसले के मैं जवान। आरसीएम के बिना दिल नहीं लगता, 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 आरसीएम के बिना दिल नहीं लगता। नमस्कार, गुड इवनिंग। विरक साहब, वॉल्यूम ठीक है? साउंड? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल सही आ रही है सर। थैंक यू वेरी मच सर। जय आरसीएम एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जितने भी साथी आज हमारे साथ जुड़े हैं, आज के शानदार प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं दिल की गहराइयों से, क्योंकि आज का ये जो प्रोग्राम है ये अपने आप में एक अद्भुत प्रोग्राम होने। आज हमारे फेवरेट लीडर जो है इस प्रोग्राम के अंदर हैं और जिनको सुन के जो है हम बड़े ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। बहुत एजुकेशन जिनसे हमने ली है, हमारे बिजनेस में ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल जिस पर्सनैलिटी का है, आज हम उनके साथ आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। और वो हीरो बहुत बिल्कुल कम समय में हम उस हीरो को आपके बीच में इनवाइट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सब साथियों का स्वागत करना चाहता हूं, वेलकम करना चाहता हूं ऑल ऑफ यू। जितने भी मेरे नए दोस्त आज फर्स्ट टाइम जिन्होंने जूम की लिंक पे क्लिक किया है या यूट्यूब के लिंक पे क्लिक किया है और आज इस डिजिटल जो है अपॉर्चुनिटी वेबिनार के साथ में वो जुड़े हैं, तो मैं आपका सबका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। मेरा नाम प्रमोद गुलाटी है, मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। बाय प्रोफेशन में कंप्यूटर लाइन का आदमी हूं और आज से कुछ साल पहले मैंने आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की और आज इस बिजनेस के एक लेवल रूबी स्टार के लेवल पे हूं। पैसा, मान सम्मान, पहचान सब कुछ है और आपके पास में वो कैसे आएगा उसके बारे में भी आज बात करेंगे। बड़ा मजेदार रहने वाला है ये सेशन। सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा, मोटिवेशन आपको बहुत जबरदस्त यहाँ से आज लेके जाने वाले हैं आप, और जिंदगी भर तक काम आने वाली कुछ ऐसी बातें आपको इस वेबिनार में सुनने को मिलेंगी जो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करेंगी। तो जितने भी नए साथी, फर्स्ट टाइम हमारे गेस्ट जितने भी आए हैं, हम दिल की गहराइयों से आप सबका स्वागत करते हैं। मैं स्वागत करता हूं मेरे सभी वाइटल अचीवर्स का, बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर का। मेरे स्टार अचीवर का भी मैं स्वागत करता हूं। मेरे जितने भी रॉयल्टी अचीवर हैं, मेरे जांबाज साथी, मैं सबका स्वागत करता हूं। गोल्ड का, स्टार गोल्ड का, प्लेटिनम का, स्टार प्लेटिनम का। मैं वेलकम करता हूं मेरे जांबाज पर्ल अचीवर्स का। ऑल पर्ल अचीवर, सारे शानदार चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं, और स्टार पर्ल अचीवर का भी हम वेलकम करते हैं। हम वेलकम करते हैं आपके बीच में ऑल एम्ब्राल्ड अचीवर्स का। बड़े खूबसूरत एम्ब्राल्ड हमारे चेहरे दिखाई दे रहे हैं, तो सभी एम्ब्राल्ड अचीवर्स का जो हम वेलकम करते हैं। हम स्टार एम्ब्राल्ड अचीवर्स का वेलकम करते हैं डीके सिंह साहब का, सुल्तानपुर यूपी से, जो एक टीचर के साथ साथ, टीचिंग के साथ साथ जो है आरसीएम बिजनेस को पार्ट टाइम किया और फास्टेस्ट ग्रोइंग एक लीडरशिप क्वालिटी अपनी लेके आए और फास्टली जो है वो गए स्टार एम्ब्राल्ड अचीवर का उन्होंने ये लेवल अचीव किया। बधाई के पात्र हैं। हम वेलकम करते हैं इसी कड़ी में स्टार एमराल्ड अचीवर सुरेश यादव साहब मऊ से हमारे बीच में हैं।
हम वेलकम करते हैं जर्नैल सिंह खालसा जी, स्टार एमराल्ड अचीवर, पंजाब से हमारे बीच में हैं। हम वेलकम करते हैं आदरणीय हमारे चाचा जी, चरण स्पर्श करते हैं चाचा जी को। शिव कुमार शर्मा जी हमारे बीच में है, स्टार एमराल्ड अचीवर। हमारे बीच में ग्रेट पर्सनैलिटी कपल, शानदार कपल, मिस्टर एंड मिसिज राकेश अरोड़ा साहब, जो हमारे एक शानदार रूबी लेवल के अचीवर हैं। वेलकम करते हैं हम अरोड़ा साहब का भी दिल की गहराइयों से। हम वेलकम करते हैं एक और ग्रेट डायनेमिक पर्सनैलिटी, जो प्लानिंग के मास्टर और बहुत कर्मठ मेहनती ईमानदार व्यक्ति, श्रीमान शैलेंद्र दिंगड़ा साहब का हम वेलकम करते हैं, रूबी अचीवर हमारे हमारे सबके ग्रेट पर्सनैलिटी, हम सबके गुरु, एक ऐसा गुरु जो प्लानिंग और वर्किंग दोनों चीजों को जो है साथ साथ लेके चलता है, और हर किसी से प्यार करने वाला वो व्यक्ति, जिसके चेहरे पे कभी निराशा नहीं, कभी गुस्सा नहीं, हमेशा पोलाइट रह के हर चीज को, हर समस्या को आराम से समझाने वाला वो व्यक्ति हमारे बीच में। हम सबके ग्रेट सीनियर अपलाइन श्रीमान राकेश शर्मा साहब को हम प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं आज के इस शानदार अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम में। और अब बारी है उस पर्सनैलिटी की जिसको मैंने कई साल पहले सुना, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसको सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसको मैंने कई साल पहले सुना। सन 2002 की ये बात है, जब मैंने उनको सुना और सुनते ही मुझे ये लगा कि प्रमोद गुलाटी तो बिल्कुल सही हाथों के अंदर आया है। और मैंने जब अपनी उनकी एजुकेशन के ऊपर काम करना शुरू किया, उनकी बताई हुई बातों को जब मैंने उसके ऊपर मैंने इम्प्लीमेंट किया, तो मुझे रिजल्ट मिलने शुरू हुए। और वो रिजल्ट जो है मुझे आज जहां तक लेके पहुंचे, रूबी स्टार के लेवल तक लेके पहुंचे। आप भी यदि उनकी बताई हुई बातों को इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि मेरे भाई 2 कान परमात्मा ने दिए हैं, सुनने के लिए एक भी बहुत था। बहुत लोग 2 कानों का मिसयूज कर जाते हैं, एक से सुन के दूसरे से निकाल देते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो इससे सुन के और यहां दिल तक लेके जाते हैं। ये इंडस्ट्री दिमाग लगाने से नहीं, दिल लगाने से चलती है। जितने भी लोग हैं जिन्होंने दिल लगाया, आज वो इस इंडस्ट्री में बेताज बादशाह है। और एक ऐसी पर्सनैलिटी जो बहुत तगड़े बिजनेसमैन ऑलरेडी हैं, ऑलरेडी जिनका बहुत तगड़ा बिजनेस है, ऑलरेडी जिनकी, अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं, जमीन जायदाद की बात करूं, तो हरियाणा के वो रहने वाले। और अगर मैं एग्रीकल्चर लैंड की बात करूं, सारी कमर्शियल लैंड, मेरी काफी बातचीत होती है सर के साथ में, तो बहुत ऑलरेडी बहुत तगड़ा उनका जो है व्यवसाय है। पैसे को लेके कोई चैलेंज नहीं है, पैसे को लेके कोई भी चैलेंज नहीं है। वो इस इंडस्ट्री के अंदर आए ताकि मैं हिंदुस्तान के एक आम से आम आदमी को खास बना सकूं। और आज हमारी मुलाकात एक ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी से होने जा रही है। बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इनवाइट करता हूं आपके बीच में एक ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटी, आरसीएम बिजनेस के सफायर, कोर लीडर, सीनियर कोर लीडर, और उसके साथ साथ एंटरप्रेन्योर, और उसके साथ साथ बहुत तगड़े बिजनेसमैन। आई इनवाइट, प्लीज हैप्पी वेलकम। आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। जहां भी आप बैठे हैं ताली जबरदस्त बजनी चाहिए, ताकि आपके फैमिली मेंबर्स भी इकट्ठे हो जाएं यहीं पे। खूब जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं श्रीमान कदम सिंह राठी साहब का। वेलकम सर। थैंक यू गुलाटी साहब। वेलकम सर। थैंक यू राकेश जी, और आप सब लोगों को जय आरसीएम। और अभी काफ़ी कुछ बातें कर रहे थे गुलाटी साहब। वैसे गुलाटी साहब के तो हम फैन हैं, जब से पैदा हुए हैं, मतलब आरसीएम में गुलाटी साहब की और हमारी जब से मुलाकात हुई है। और राकेश शर्मा साहब हमारे जिगर के टुकड़े समझ लीजिए। और आप वैसे जितने भी आरसीएम परिवार है, मेरे जितने भी भाई बहन आज जूम की मीटिंग पे, वैसे मैं आज करीबन 2 महीने बाद मेरे ख्याल से पहली मीटिंग कर रहा हूँ। पिछले 2-1 महीने कोरोना के दौरान जो है वो कुछ हर घर में कुछ ना कुछ तकलीफ हुई होगी, तो हमने भी कुछ नियर डियर कुछ दोस्तों को इस दौरान खोया है। समय समय पे चैलेंजेस जो ऊपर वाला किसी न किसी रूप में टेस्ट लेता रहता है। इस बिजनेस में भी टेस्टिंग होगी, कई किस्म की होगी, और कई लोग जो है कई किस्म के टेस्ट पास करेंगे तो सीधी सी बात है, इनाम तो मिलेगा। चलिए उन बातों को हम बाद में करेंगे। आज जो है ये हमारे पास अभी 8:10 हुए हैं। करीबन 9 बजे के आसपास तक मेरे ख्याल से राकेश शर्मा साहब ने इजाज़त दी है मेरे को कि मैं आपके बीच में रहूं, और उससे ज़्यादा टाइम हो जाए तो आप बीच में थोड़ा सा मेरे को क्या बोलते हैं, मतलब आगाह कर सकते हैं कि जी ज़्यादा हो रहा है। सो
राकेश शर्मा जी आपके बीच में हैं, जितने भी आज मेरे भाई बहन यहाँ पर लॉगिन हैं, और भी बहुत सारे सीनियर हैं अपने, एयरफोर्स सर भी हैं, विर्क साहब को भी मेरे को दिखाई दे रहे हैं, और भी बहुत सारे साथियों के नाम जो है गुलाटी साहब ने बताए। वो सारे नाम मैं वापस रिपीट करूंगा तो बहुत लेट हो जाएगा। लेकिन इस पूरे बिजनेस में राकेश शर्मा जी से आप क्या सीख सकते हैं? पहले तो देखो, चीजें हैं सीखने की। राकेश शर्मा जी से पूरा देश एक चीज सीखता है कि आपको जिस वक्त पहले दिन ये बिजनेस मिले, आप इसके हो जाओ और सीखना शुरू कर दो, क्योंकि उतनी जल्दी आप सफायर और स्टार सफायर बन जाओगे। अभी मेरा 52वां बसंत चल रहा है। मेरे को ये बिजनेस मिला था 33वें साल में, 32वें साल में। 52वां, अभी 53वां शुरू हो जाएगा, 20-21 साल के करीबन हो गया। और राकेश शर्मा जी को मेरे ख्याल से कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही ये बिजनेस मिल गया था, 12th में या फर्स्ट ईयर में बिजनेस मिल गया था। तो मेरे ख्याल से 18 साल के हुए थे। समय ऑलमोस्ट दोनों को 6-8 महीने का, 1 साल का फर्क लगा लीजिए। मेरे को राकेश शर्मा जी को बराबर का समय हुआ, लेकिन मेरे से वो करीबन 20 साल ज्यादा एंजॉय करेंगे इस बिजनेस को, और वो कामयाबी को एंजॉय करेंगे। वो संघर्ष को एंजॉय नहीं करेंगे, वो कामयाबी को एंजॉय करेंगे, बिल्कुल विराट कोहली की तरह और बिल्कुल सचिन तेंदुलकर की तरह। अगर प्लेयर खेलना ही 35 में शुरू करेगा तो 37 साल में तो क्रिकेटर का रिटायरमेंट का टाइम होगा। जब तक 2 टेस्ट मैच खेलेगा, रिटायरमेंट की उम्र आ गई। तो हम किस चीज का वेट कर रहे हैं? रिटायर होने का वेट कर रहे हैं बगैर खेले, या मिलते ही खेलना शुरू करें और रिकॉर्ड बना के और फिर पूरी जिंदगी आप जो है एंटरटेनमेंट करते रहो? यहां पर 2 चीजें हुई। आज मैं आपके साथ कुछ बातचीत करूंगा एंड रिजल्ट के बारे में। एंड रिजल्ट बोले तो किसी भी चीज को हम समझें और उसका अंतिम नतीजा क्या निकलने वाला है, उसके बारे में देखें। अगर अंतिम नतीजा प्यारा है तो अंतिम नतीजे से मोहब्बत कीजिए। अंतिम नतीजे से अगर मोहब्बत हो जाएगी दोस्त, तो पूरी जिंदगी कभी थकान नहीं होगी। चाहे आप कोहली वाला काम कर लीजिए, चाहे आप विराट वाला काम कर लीजिए, चाहे आप हिमालय पे चढ़ लीजिए, चाहे आप आरसीएम में राकेश शर्मा जी और गुलाटी साहब की तरह, मुकेश जी की तरह, प्रहलाद जी की तरह, वत्स साहब की तरह, जितने भी धुरंधर जिनके भी आपने नाम सुने हैं, आपको थकान नहीं होने वाली। आप दुनिया का कोई भी काम कर लीजिए, बस अंतिम नतीजे से अंतिम नतीजा बिल्कुल साफ साफ नजर आना चाहिए। अगर अंतिम नतीजा नजर नहीं आएगा और उस अंतिम नतीजे से मोहब्बत नहीं होगी, तो हर छोटी सी तकलीफ के ऊपर और कई गुना तकलीफ होने वाली है। हर आदमी खराब नजर आएगा, हर प्रोडक्ट खराब नजर आएगा, हर डायरेक्ट सेलिंग खराब आएगी, दूसरी कंपनियां नजर आएंगी, लाल पीला नजर आएगा, हरा काला नजर आएगा, अपलाइन खराब नजर आएगी, और डाउनलाइन तो उससे भी ज्यादा खराब आएगी नजर। राइट? डाउनलाइन बोले तो जो टीम हम जिसका निर्माण करते हैं। और कई लोगों को तो मैंने बरसों जो है कहते सुना कि कुछ ढंग के लोग बन जाए तो मेरा काम हो जाए। है ना? तो ऐसे लोगों को तो मेरा एक ही कहना है कि भाई तू ढंग का हो जा, ढंग के अपने आप आ जाएंगे। राइट? खैर, एनीवे, इट्स अ पार्ट ऑफ जोक। तो अंतिम नतीजे की हम बात करेंगे, कुछ समस्याएं हैं जीवन में, उनके समाधान की बात करेंगे। ये 2 चीजें होगी, और इन 2 चीजों के साथ मैं लास्ट में आपके साथ इस बिजनेस को करते वक्त एक गूढ़ रहस्य की आपके साथ बात करूंगा। उसका आप जो है वो मैं बगैर स्लाइड के आपके साथ बात करूंगा, 4-5 मिनट आपके साथ। अभी बीच में मैं कुछ स्लाइड शेयर आपके साथ करूंगा, और पूरा जो ये 30-35-40 मिनट का जो समय है, ये आप कोशिश कीजिए, आप जितना भी रिलैक्स हो सकते हैं, जितना भी आराम से अटेंटिव होके, बीच में 2-4 हो सकता है कोई क्वेश्चन वगैरह करूं तो आप जो है उसको कोई चीज नोट करने वाली हो पूरी मीटिंग में। अगर 1-2 चीजें भी, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ और माई लाइफ, एनीबडीज लाइफ। राइट? सो वो आइडिया कब, कहां, किसके माध्यम से, कैसे मिलेगा, कोई नहीं जानता। सो आज का जो पहला सबक है आज की मीटिंग का, वो ये है कि जिसकी उम्र 18 साल में, 20 साल में, 22 साल में, 25 साल में, जिस दिन पहले दिन आपको ये बिजनेस मिला है, उसी दिन से इसके हो जाइए। अंतिम नतीजा मैं आपको बता दूंगा आज। उस अंतिम नतीजे से मोहब्बत कर लीजिए और टाइम बर्बाद मत कीजिए। आप राकेश शर्मा जी के भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। सबसे कम उम्र के, सबसे प्यारे, सबसे हंसमुख, सबसे हैंडसम अचीवर कहलाएंगे आप। और क्योंकि 20, 22, 25 तक आप अचीवर बन जाएंगे, तो शादी भी आपकी चॉइस से होगी दोस्त। और अगर अचीवर नहीं बने तो भैया फिर बचा खुचा मिलेगा, बस सीधी सी बात है। राइट? तो अब जिंदगी अपनी पसंद की जीनी है या लोगों की पसंद की, यह भी हमें तय करना है।
राइट। सो मैं आपके साथ बातचीत शुरू करूं, मैं एक बार एक मेरी स्लाइड शेयर कर देता हूं, 2-4 स्लाइडों पे चलेंगे और फिर जो है चलिए 1 मिनट में वापस हटाता हूं, शायद कंप्यूटर की साउंड नहीं आई। शेयर साउंड, ओके, गलत पीपीटी ले ली मैंने, फिर दोबारा से लेता हूं। अब ठीक है। ये तो आप सब जानते थे, पहले वो दिल्ली के ऑडिटोरियम में मीटिंग करते थे, बड़े बड़े सेमिनारों इनमें, और आजकल जो हम जूम पे करते हैं, तो आजकल ऑडिटोरियम जूम ही बना हुआ है और ये मेरे ख्याल से 1000 गुना बढ़िया है। तो उम्मीद छोड़ दो कि कभी वापस से ऑडिटोरियम में जाएंगे, क्योंकि दुनिया बदल चुकी है, न्यू नॉर्मल हो चुका है। तो जूम इज द न्यू नॉर्मल फॉर आवर लाइफ। जूम बोले तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड या मीडियम या एप्लीकेशन आप कोई भी काम में ले सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम का हो, चाहे वो टीचर्स के लिए हो, स्टूडेंट्स के लिए हो, ऑफिस के लिए हो, अभी मोड यही रहने वाला है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही रहने वाला है। क्योंकि लोगों को पता चल चुका है बहुत बड़ा टाइम सेविंग है और बहुत बड़ी कॉस्ट सेविंग है, और आप अपने काम को कई गुना ज्यादा फास्ट कर सकते हैं। इसलिए अब लोग वो भीड़ इकट्ठा होना और ऑडिटोरियम में जाना ये कोई बहुत ही रेयर होगा और बहुत ही निहायत जरूरी होगा, तभी लोग मेरे ख्याल से उस मोड में जाएंगे, अदरवाइज जाएंगे नहीं। क्योंकि आदत आदत होती है, और या तो आदमी प्यार से बदल लेता, वरना समय बदलने पे मजबूर कर देता है, और समय ने लोगों की आदतें बदल दी हैं। जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। अब सबसे बड़ा जो चेंज है यहां पर, वो चेंज ये है आदतों में बदलाव लाना ही उनको सबसे बड़ा चैलेंज है किसी भी आदमी के लिए। दुनिया में, धरती के ऊपर किसी भी देश में सबसे बड़ा चैलेंज है वो है अपनी आदतों में बदलाव लाना। अगर एक आदमी को समझ में आ जाए कि जो काम मैं कर रहा हूं उस काम के बीच में मेरी ये आदत बाधा बन रही है, अगर उसको ये बात पकड़ में आ जाए, और तो वो उसको चेंज करने के लिए जो उसका संघर्ष है, बस यही संघर्ष है, बाकी कुछ संघर्ष नहीं है, राइट। और वही जो चेंज है वही उसमें सारा चेंज लाके दे देगा। वही जो चैलेंज उस आदत को बदलने में रहेगा वही उसकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देगा। मैं यहां पर जो है वो आपके साथ एंड रिजल्ट की बात कर रहा था, अभी एंड रिजल्ट पे मैं आऊंगा। एंड रिजल्ट की मैं बात करूं, आप देखो एक बात को पकड़ते हैं हम सब, जितने भी भाई बहन अभी यहां पर बैठे हैं। आपने और हमने अपने बच्चों को स्कूल में भेजा था, जब स्कूल में हमने भेजा था, जैसे हम लोगों को इनवाइट करते हैं आरसीएम की मीटिंग के लिए, उनको ज्वाइन कराते हैं, कर लीजिए, बहुत अच्छा है, ऐसा है, वैसा है, पूरे इंडिया में है, इतने डिपो है, इतने पिकअप सेंटर है, इतने प्रोडक्ट हैं, इतनी इनकम है, इतना, ये सब कुछ गाथाएं करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से एंड रिजल्ट बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को समझ में आती, कुछ को नहीं समझ में आती। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे घर में 3 बच्चे हैं, एक ही मम्मी के हैं और एक ही पापा के हैं, एक ही परिवार के हैं। तीनों बच्चों को मां बाप ने एक ही चीज बोली कि बेटा, विजन दिखाने की कोशिश की कि बेटा स्कूल में चला जा, राइट। क्योंकि जैसे ही उसको बोला स्कूल में जा, तो हर बच्चा रोया है, तकरीबन 99.99%। 1% अपवाद है जो बच्चे स्कूल में जाने के नाम पे पहली बार खुश हुए थे। अच्छा, वो भी इसलिए हुआ होगा क्योंकि उसका बड़ा भाई बहन कोई जा रहा होगा और वो लड़ाई कर रहा होगा, इनकी तरह ये रोजाना ड्रेस पहन के मेरे को भी जाना है, तो उनके साथ जाने की जिद करता होगा वो। अदरवाइज हर बच्चा पहले 2, 4, 5, 7, 10 दिन जब तक उसकी स्कूल से दोस्ती नहीं होती, तब तक पेरेंट्स को उसके साथ 3 तरीके लगाने पड़ते हैं। पहला तरीका पेरेंट्स क्या लगाते हैं, माँ बाप उसको साथ विजन शेयर करते हैं कि देख बेटा, तू स्कूल में पढ़ाई लिखाई करेगा, तू डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कलेक्टर बनेगा। हम जिस किस्म के लोग अभी जो मीटिंग में हैं, इनमें से किसी रेयर माँ बाप ने ही बोला होगा अपने बच्चे को कि तू बड़ा होके बिजनेसमैन बनेगा, ये किसी ने नहीं बोला। लेकिन सब ने यह जरूर बोला कि तू डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, क्योंकि हम जो हैं, हमारी आदत जो है वही तो हम आगे डुप्लीकेट करेंगे, बिल्कुल सिंपल। लेकिन अगर यही बच्चा अंबानी के घर में होता तो उसके माँ बाप क्या बोलते, तो आगे चल के तेरे को बहुत बड़ा बिजनेस संभालना है, या मेरे बिजनेस को 1000 गुना और ज्यादा बड़ा करना है, या तेरे को कोई बड़ी फैक्ट्री। तो शब्दावली में बदलाव होता। अब बच्चे ने बात समझ में उसको आई तो वो चुपचाप स्कूल जाने लग गया। नहीं समझ में आई तो माँ बाप ने दूसरा पैटर्न लगाया, दूसरा पैंतरा लगाया।
तो माँ बाप ने उसको क्या बोला कि ले भाई ये ले टॉफी ले, स्कूल जाएगा तो एक टॉफी, और स्कूल से आने के बाद घर में एक और टॉफी। तो बच्चा टॉफी के चक्कर में स्कूल में गया, स्कूल में अंडरस्टैंडिंग होगी टीचर के साथ, बाकी बच्चों के साथ, और वापस आया था एक टॉफी। तो टॉफी के चक्कर में धीरे 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 स्कूल से विजन मिल गया। अब कई बच्चे होते टॉफी भी खा ली और फिर भी स्कूल में नहीं जा रहा, अब उसका क्या करोगे? तो उसके साथ में मम्मी पापा ने क्या किया, उसके साथ में एक और तीसरा पैंतरा लगाया, उसको बोलते हैं डर का पैंतरा। तो मम्मी ने या पिताजी ने थप्पड़ दिखाया, बोला स्कूल में जाता है लगाऊं थप्पड़। तो यानी कि 3 अलग अलग तरीके आजमाए। तो कोई विजन की वजह से गया, कोई लालच की वजह से गया, कोई डर की वजह से गया। लेकिन इन तीनों कारणों की वजह से जिसने स्कूल में जाके विजन को पकड़ लिया, उस बच्चे के साथ माँ बाप को कभी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि उसको बोलना पड़ा बेटा थोड़ी देर अपनी पढ़ाई बंद कर दे और खाना खा ले। और जिसको पकड़ में नहीं आया उसको माँ बाप को बोलना पड़ा कि कमबख्त थोड़ी देर तो पढ़ ले स्कूल में, नहीं तो फेल हो जाएगा। राइट। सो जिसको एंड रिजल्ट पकड़ में आ गया, उस बच्चे के साथ मां बाप को मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ हल्का सा गाइड करना पड़ता है, माहौल देना पड़ता है। इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी जिसको अंतिम नतीजा पकड़ में आ गया, उस आदमी को जिंदगी में कभी थकान हो नहीं सकती। और जिसको जब तक अंतिम नतीजा पकड़ में नहीं आएगा, वो आदमी बार बार बोलेगा थकान हो रही है, या मन नहीं कर रहा, या नेगेटिव हो गया है, मेरे को कोई पॉजिटिव करो, ये करो। ये सारी चीजें उस आदमी के साथ चलती हैं। डिपार्टमेंट कोई भी हो, बिजनेस कोई भी हो, या फील्ड कोई भी हो, ये हर फील्ड के ऊपर लागू है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, यहां पर 4 क्वाड्रेंट मैंने बनाए हुए हैं, 4 चीजें आप देखो ये होता क्यों है। हार्ड टाइम क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन। जो मुश्किल काल होता है ना, ये मजबूत लोगों को पैदा करता है। चाहे वो किसी घर में मुश्किल काल हो और माँ बाप बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, बच्चे बचपन से गरीबी देख रहे हैं, माँ बड़ी मेहनत करके बच्चों को पाल रही है। इस वक्त ये जो बच्चे हैं, इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे निकलेंगे जो बचपन में ही कसम खा लेते हैं कि मैं मेरे घर में ऐसे आने वाले समय में मैं ऐसे दिन नहीं रहने दूंगा। हार्ड जो टाइम है वो स्ट्रोंग लोगों को पैदा करता है, और जो अच्छा समय है ये कमजोर लोगों को पैदा करता है। जब 2-3 पीढ़ियां बहुत अच्छा समय चल रहा होगा, तो तीसरी चौथी पीढ़ी में कमजोर लोग आ जाएंगे जो पूरा का पूरा बट्टा गोल कर देंगे। राइट। अनलेस एंड अनटिल उस किस्म की एजुकेशन ना हो। राइट। सो दोनों एक ही जगह से पैदा हो रहे हैं। स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट गुड टाइम्स। अब जो हार्ड टाइम की वजह से स्ट्रॉन्ग आदमी पैदा होगा, और स्ट्रॉन्ग जो होगा वो अच्छे दिन अपने आप ले आएगा। दोनों की कड़ी है, इट्स ए चेन रिएक्शन। राइट। और वीक मैन यानी कि अच्छे दिनों में जो कमजोर आदमी पैदा होगा, वो कमजोर आदमी मुश्किल काल अपने आप इनवाइट कर लेगा। तो हम जब इस बिजनेस को शुरू करें, हम आराम की उम्मीद ना करें। जितना ज्यादा प्लान दिखा सकते हैं और जितने ज्यादा लोगों से मिल सकते हैं, जिसने ये ठान लिया वो स्ट्रोंग अपने आप हो जाएगा। अपलाइन से गाइडेंस लेगा, अपनी टीम को बांटेगा, उनको अलग अलग जगह से ट्रेनिंग दिलवाएगा, और पूरा का पूरा टीम वर्क का ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा करेगा कि सारी की सारी टीम के अंदर मजबूत लोग पैदा होना या मजबूत लोगों की डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। सो इसलिए जब भी कैरियर शुरू करें, चाहे स्कूल है कॉलेज है, फाउंडेशन में हार्ड वर्क होना निहायत जरूरी है। अदरवाइज नींव को बदली नहीं कर सकते अगर बड़ी। ये बात बहुत लोग समझ पाएंगे, बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मुद्दा इतना सा है, हमने वॉरियर्स को, योद्धाओं को खड़ा करना है, पैरासाइट्स को खड़ा नहीं करना। पैरासाइट बोले तो परजीवी। राइट। जिस टीम में जितने ज्यादा योद्धा होंगे वो टीम उतनी ज्यादा मजबूत होगी। रही बात आरसीएम की या जिंदगी की, ये एक जोकर आपको दिखाई दे रहा है। आपने सर्कस में देखा होगा, कई जगलर बोलते हैं इसको, जोकर तो नहीं बोलते, जगलर बोलते हैं इसको। अब जगलर को हिंदी में क्या बोलेंगे ये मुझे नहीं मालूम। नाउ कई बार आपने देखा होगा 4-5 बॉल लेता है, कहीं मॉल के बाहर खड़ा होता है, 4-5 बॉल्स को ऊपर नीचे फेंकता रहता है, और कोई भी बॉल नीचे नहीं गिरती, एक से फेंकता है दूसरे में पकड़ता है, इसको इसमें इसमें उसमें, ऐसा बड़ा गजब का जो है साइकिल चलाता है। अगर कोई बॉल नीचे गिर भी जाए तो इसकी सेहत पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारी की सारी बॉल्स रबड़ की होती हैं। कोई नीचे गिरती भी है तो 1 मिनट रुक के वापस पकड़ता है और फिर अपना गेम जो है वापस स्टार्ट कर देता है, डजंट मैटर। लेकिन लाइफ थोड़ी सी उल्टी है। हमारी लाइफ में भी 5 बॉल्स हैं। इन 5 बॉल्स में सबसे जो पहली बॉल है हमारी, वो है बिजनेस।
बिजनेस की बोल है, बिजनेस से जिंदगी में कई बार गिरता है, कई बार उठता है। बच्चन साहब को ले लो, चाहे वॉरेन बफेट को ले लो, चाहे टाटा जी को ले लो, हर आदमी का बिजनेस नीचे गया है, ऊपर गया है। यानी कि ये जो बिजनेस नाम की बोल है, अगर एक बार गिर जाए, टूट जाए, तो वापस रीबिल्ड हो जाती है। बिजनेस को रीबिल्ड किया जा सकता है। तो बिजनेस जब कम ज्यादा हो तो चेहरे पे शिकन नहीं आनी चाहिए, वो बिजनेसमैन का नेचर है। आम आदमी का छोटी मोटी दुकान में जब लॉस होगा तो उसके चेहरे पे इतनी उदासी होती है कि उसका पूरा बाजार पड़ सकता है, उसके माँ बाप और अड़ोसी पड़ोसी पड़ सकते हैं, राइट। और हम कौन हैं? हम आम आदमी से बिजनेसमैन का कन्वर्जन के ट्रांजिट फेज में हैं। हम आम आदमी से, क्योंकि हम सब के माँ बाप या तो नौकरी पेशा वाले हैं या किसान हैं। इसी तरीके से हम जितने भी परिवार हैं, उन्हीं के आसपास के हम जो है जितने भी हैं, ना तो आप बिरला जी की औलाद हो और ना मैं टाटा जी की औलाद हूं, राइट। हम सभी से, तो हमारा ट्रांजिशन कहां है? एक आम आदमी से एक बिजनेसमैन फैमिली में हम सबका कन्वर्जन होने जा रहा है, राइट। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। दूसरा है फ्रेंड्स। जिंदगी में कई बार लोग नाराज होते हैं, किसी न किसी बात पे हो जाते हैं नाराज। हो 2 साल 4-5 साल नाराजगी चली, जब गलतफहमी दूर हुई तो वापस इकट्ठे हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस बोल रिबिल्ड हो जाती है। प्रॉपर्टी है, कभी आएगी कभी जाएगी, कभी नफा न कभी नुकसान, कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस रिबिल्ड हो जाएगी। लेकिन 2 चीजें हैं दोस्त, एक परिवार और एक हेल्थ। परिवार में किसी वजह से नाराजगी होगी, तू मैं होगी, नौबत तलाक की होगी, तो पूरी जिंदगी बिखर गई। बच्चा इधर, पत्नी इधर, खुद इधर, और पूरा का पूरा लफड़ा, और जिंदगी में कोई भी काम करने का मजा नहीं आएगा क्योंकि परिवार साथ में नहीं है। और सबसे जो आखिरी बोल है वो है हेल्थ। जिंदगी में ये नहीं रही। अभी पिछले 2-3 महीने में आप सब ने अपने अड़ोस पड़ोस आजू बाजू बहुत लोगों ने जो है अपने जान पहचान वाले लोगों को खोया होगा, राइट। अगर हेल्थ ही नहीं रही, उसके पास अब कितनी भी धन है, कितनी भी दौलत है, कैसी भी पिन है, चाहे कुछ भी है, अब वो किसी भी काम की नहीं है, राइट। और इसलिए किसी बड़े शायर ने लिखा है, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमान नहीं मिलता। अचानक पता लगेगा किसी आदमी के पास बहुत पैसा है तो उसके पास सेहत नहीं है, राइट। वो उसको डायबिटीज भी है, ये ब्लड प्रेशर भी है, और भी 15 बीमारियां इकट्ठी करके बैठा है, लेकिन पैसा बहुत है, राइट। एक तरफ पैसा बहुत है, दूसरी तरफ बीमारियां बहुत है, राइट। पैसा है, पता लगा शादी नहीं हो रही, राइट। शादी हो रही है, पता लगा बच्चे नहीं है, बच्चे हैं, पता लगा नालायक हैं, पढ़ते नहीं है, राइट। तो कभी कुछ यानी कि कोई ने कोई कोना किसी न किसी का वीक रहता है। लेकिन आज हम उस बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, आरसीएम बिजनेस, जिसके अंदर जैसे ही आप आओगे तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बोल है वो है हेल्थ। आरसीएम बिजनेस में जब आओगे सबसे पहले क्या मिलता है? शुद्ध सामान मिलते हैं। शुद्ध सामान मिलेंगे तो आपकी हेल्थ बिल्ड होगी। वेलनेस के दुनिया भर के प्रोडक्ट हैं, गामा ओरिजिनल और हेल्थ गार्ड है, और न्यूट्रिशन सीरीज के जितने भी सीरीज है, इवन दो उसके अलावा जो 300-400 प्रोडक्ट्स हैं, वो सब के सब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में फैक्ट्री से सीधा आपके घर तक पहुंचते, शुद्ध सामान पहुंचते, तो शुद्ध सामान पहुंचते तो इंजन ठीक रहेगा, तो आपकी ये बोल ऐसी बिल्ड होती है कि जिंदगी में 15-20 साल एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। 15-20 साल एक्स्ट्रा मिलने का क्या मतलब है? मतलब सीधा सा है, जो ऑलरेडी पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मेरे पुराने दोस्त जितने भी भाई बहन मौजूद हैं, उनको आरसीएम के अंदर क्राडा स्कैनर देखा होगा, जिसके ऊपर खड़े होके आपका बॉडी के सारे पैरामीटर आते हैं, फैट कितना है, बोन डेंसिटी रेशियो कितना है, राइट। ये सारी चीजें आपको उसके अंदर नजर आती है। उसके अंदर एक आंकड़ा आता है, दैट इज कॉल्ड बायोएज। बायोएज का मतलब क्या है? जैसे अभी आपके बीच में मेरे को स्क्रीन पर राकेश अरोड़ा जी दिखाई दे रहे हैं। मान लो राकेश अरोड़ा जी की जो सर्टिफिकेट की एज है, मान लीजिए 50 साल है, राइट। अगर कराड़ा स्कैनर पे खड़े हो जाएं, अगर कराड़ा स्कैनर पे खड़े होंगे, बायो एज अगर 35 साल दिखा रहा है, 40 साल दिखा रहा है, इसका मतलब यह है कि मैंने 10 साल की कमाई कर ली। और अगर मेरी सर्टिफिकेट की उम्र 50 साल है और कराड़ा स्कैनर 65 साल दिखा रहा है, इसका मतलब मैंने 15 साल खो दिए। यानी कि सर्टिफिकेट बोल रहा है कि मैं 50 का हो गया, लेकिन मेरे जो ऑर्गन्स हैं, उन पार्ट की जो हालत है, वो बता रही बेटा तू 65 का हो चुका है। गलतफहमी में मत जी। तो जब आरसीएम के प्रोडक्ट हमारे जीवन में आएंगे तो आपको पता लगेगा, इन चीजों को आप 2 साल बाद, 3 साल बाद, आप न्यूट्रीचार्ज की सीरीज है, गामा ओरिजिनल है, हेल्थ कार्ड है, इन सारे या जितने भी और मसाले वसाले शुद्ध सामान जब आप खाएंगे, आज आप कराड़ा स्कैनर पे बैठ के अपना बायोएज देख लो, तरीके से जो प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लो, और आज आप जाके 2 साल बाद, 3 साल बाद फिर वापस कराड़ा स्कैन को इस्तेमाल करो, सिर्फ एक रीडिंग को नोट करो, दैट इज कॉल्ड बायोएज। बायोएज आपकी बायोलॉजिकल एज क्या है?
अगर आपकी उम्र 30 साल है और वो कराड़ा स्कैनर 20 साल दिखा रहा है, आपकी 10 साल की कमाई होगी। आपकी उम्र 30 साल है, बहुत केस आते हैं हमारे पास जिसकी उम्र 30 साल है सर्टिफिकेट के हिसाब से, और कराड़ा स्कैनर उसको दिखा रहा है 55 साल का। यानी कि भैया जा चुके हैं, उसके 25 साल जा चुके हैं, ऑर्गन बुढ़े हो चुके हैं, 2-4 साल में निपटने वाला है। मुद्दे की बात यह है। तो सबसे बड़ा फायदा, और जिंदगी में किसी के पास अरबों रुपए हो, उसको एक दिन की एक्स्ट्रा मोहलत इस कोरोना काल में किसी ने नहीं दी है, कोई भी नहीं दे पाया, वो पैसा किसी काम नहीं आया। तो ये बहुत वैल्यूएबल चीज है। और यहां पर रह के जब हम लोगों से डील करते हैं तो बहुत सारे लोग अलग अलग क्वेश्चन करते हैं, अलग अलग सवाल करते हैं, तो लोगों की हैंडलिंग आती, लोगों की जब हैंडलिंग आ जाती है तो भाई साहब पत्नी को नमस्कार करना भी आता है, बच्चों को पुचकारना भी आता है। और जब ये दोनों काम आ जाते हैं ना, तो परिवार हमेशा हमेशा के लिए तलाक जैसी चीजें और किलोमीटर दूर चले जाते हैं, नाराजगी जैसी चीजें किलोमीटर, एडजस्टमेंट आ जाता है। और जब एडजस्टमेंट आ गया तो फैमिली की बॉन्डिंग और मजबूत होगी। ये जो दोनों शीशे की बॉल है ना, जो एक बार गिर जाए तो वापस बिल्ड नहीं होती, जो आरसीएम में आएगा, ये जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण बॉल है, ये इतनी मजबूत बिल्ड हो जाएंगी कि पूरी दुनिया का पैसा एक तरफ और ये दोनों बॉल से एक तरफ। बाकी सारी बॉल्स रबड़ की हैं, लेकिन ये दोनों बॉल जो है जीवन में कांच की बॉल हैं। ये कांच की बॉल एक बार टूट जाए ना, जुड़ती नहीं है वापस। ये कहना चाह रहा हूं मैं। आरसीएम में आ जाएंगे तो ये दो बॉल जुड़ जाएंगी। बिजनेस और आपकी पिन, ये बहुत छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी चीजें। जिस दिन जिंदगी समझ में आएगी, ये बहुत छोटी चीजें हैं। प्रॉपर्टी अपने आप बिल्ड हो जाएगी जब हर महीने नदी घर में बहेगी और इनकम बढ़ती हुई जाएगी अचीवमेंट्स के बाद, तो प्रॉपर्टियां धीरे धीरे बहेंगी। पहले 2-4-5 साल में तो लोगों के गड्ढे भरने में लगते हैं, किसी ने कहीं से उधार लिया हुआ, लोन लिया हुआ, थोड़ा थोड़ा पैसा आएगा, वो गड्ढे भरने में लोगों के 2-4-5 साल निकल जाते हैं। गड्ढे भरने के पहले पानी का जब बहाव आता है, पहले गड्ढों में भरता है, गड्ढों में भरने के बाद नदी मूव करना शुरू करती है। तो जिस आदमी की जिंदगी में जितने ज्यादा गड्ढे गहरे हैं, तो जब वो आरसीएम में आता है, इनकम आनी शुरू होती है। ऐसा थोड़ी ना कि पहले दिन से अच्छे दिन आ जाएंगे, पहले तो वो इनकम उसके गड्ढों को भरेगी, गड्ढे भरने के बाद वो नदी का फ्लो स्टार्ट होता है, तो प्रॉपर्टियां बन जाएंगी। प्रॉपर्टियां बनेगी, अब आपका नेटवर्क बन जाएगा, पूरे देश में नेटवर्क बनेगा, तो आपका फ्रेंड सर्कल, अब राकेश जी को, गुलाटी साहब को, अरोड़ा जी, विरिक सर, ये इन सब जितने भी अचीवर्स आपको दिखाई देते हैं पूरे देश में, इन सब का कश्मीर में भी बिजनेस है, आसाम में भी बिजनेस है, पता नहीं कहां कहां दोस्त फोन पे बैठे बैठे कहां कहां काम कर लेते हैं। वो आपकी जिंदगी में है क्या, ये सवाल करने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स का बहुत बड़ा सर्कल आपको मिल जाएगा। जब सर्कल बड़ा मिल जाएगा तो जिंदगी में उदास कहीं भी नहीं। आपको आधे घंटे कोई बैठे नहीं देगा, आधे घंटे में फोन आ जाएगा, क्या कर रहे हो, क्या हाल चाल है, किया छो, ठीक छो, सूच है, कहां छो, जो भी है ना, जो जिस भी भाषा है वो चलेगा। और जब ये सारी चीज होंगी तो जो नेट रिजल्ट की मैं आपको बात कर रहा था, एंड रिजल्ट की, तो बिजनेसमैन बनोगे। और बिजनेसमैन का अंतिम नतीजा क्या निकलेगा। आज आरसीएम बिजनेस करीबन 2,500 करोड़, 3,500 करोड़ का है। बहुत सारे कोर लीडर्स के बारे में आप, जैसे राकेश जी, गुलाटी साहब कोर लीडर हैं आपने सुना, और भी बहुत सारे करीबन 44, 45, 50 जो है कोर लीडर्स हैं। बहुत सारे जो है रूबी, स्टार एमराल्ड, राइट, एमराल्ड है, राइट, स्टार एमराल्ड है। करीबन 1 करोड़ से लेके 2-3 करोड़ रुपए एक महीने का बिजनेस है, मल्टीप्लाइड 12, करीबन 50-60 करोड़ रुपए का बिजनेस है, राइट। यानी कि 20 करोड़ से लेके 50-60 करोड़ स्टार एमराल्ड का पूरे साल का टर्नओवर है। आप दिल्ली की, लुधियाना की कोई फैक्ट्री देखो गारमेंट वाली, और उसको देखो 50 करोड़ का टर्नओवर कौन करता है, आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में, मतलब कितना दम है आपके पास। क्योंकि आपके पास नेट प्रॉफिट आ रहा है, और वो दिन रात पता नहीं कितने लेबर के साथ, कितने मजदूरों के साथ, कितना बैंक का लोन लेके, कितने किस्म की किस्तें चुका के, कितने तड़फ के वो जो अपना नेट प्रॉफिट निकाल रहा है। और नेट प्रॉफिट उसका आपसे ज्यादा नहीं हो सकता, आरसीएम के एमराल्ड, स्टार एमराल्ड से ज्यादा नहीं होता दोस्त। वो पता कहां से चलेगा, वो पता चलेगा उसके सीए के पास जो उसकी बैलेंस शीट है, वो पता वहां से चलेगा, राइट। और बड़ी बड़ी लिमिटेड कंपनीज है, उनकी बैलेंस शीट तो गूगल पे आती है, नेट पे आती है, उनको सर्च कर लो। लोग 100, 200 करोड़, अरे फ्लिपकार्ट को जानते हो, स्नैपडील को जानते हो, बैलेंस शीट देखो, -12,000 करोड़, -18,000 करोड़, -28,000 करोड़, हर साल की, पिछले 10 साल की बैलेंस शीट। चल कहां से रहा है, दुनिया के पैसे उधार लेके बैठे हुए। क्योंकि लोगों को चीजें पकड़ में नहीं आती, इसलिए दूर के डोर सुहाने दिखा देते हैं। बिजनेस मीन्स बैलेंस शीट इन प्रॉफिट। बैलेंस शीट में प्रॉफिट क्या है, यह बिजनेस है। कितना बड़ा शोरूम है, वो बिजनेस नहीं है। इस गणित को पकड़ने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा।
और आज की तारीख में आरसी बिजनेस, राकेश शर्मा जी आपके बीच में बैठे हैं, सफायर स्टार सफायर है, कितना बिजनेस हो गया? करीबन 10, 20, 30, 25, 30, 35 करोड़ रुपए महीने का। मल्टीप्लाई कर दो, 35 के भी 50 ज्यादा हो गया, राइट? साल का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? करीबन 600 करोड़, 700 करोड़, 600-700 करोड़ रुपए की साक्षात इंडस्ट्री। 18 + 20 कितना हो गया? 18 और 10 28 और 10 38, अभी 38, 35, 38 के आसपास होंगे राकेश जी। 35-38 साल की उम्र में एक आदमी 600, 700, 800 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री का मालिक है, बगैर 5 पैसे लगाए, सिर्फ घर की खरीदारी करके। और आरसीएम बिजनेस के अंदर 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़, 2500 करोड़ रुपए का टर्न। आने वाले समय में यह बिजनेस 10,000 करोड़ का भी होने वाला है, 20,000 करोड़ का भी होने वाला है, 50,000 करोड़ का भी होने वाला है, 1 लाख करोड़ का भी होने वाला है। और यह ऑटोमेटिक ग्रोथ होगा, किसी के बाप से नहीं रुकता। जब जनसंख्या किसी के बाप से नहीं रुक सकती, तो यह बिजनेस भी कंपाउंडिंग में जाने से भगवान भी नहीं रोक सकते। ये ऑटोमेटिक गणित होगा। अब ये मैं बता रहा हूं एंड रिजल्ट, नतीजा, आखिरी नतीजा क्या निकलने वाला है। जो बच्चा स्कूल कॉलेज में टॉपर है, डॉक्टर, इंजीनियर, बला 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 बला, वो अंतिम नतीजा है उसका। बिजनेसमैन बनेगा, नेता बनेगा, वो बाद में उसकी चॉइस है, लेकिन डॉक्टर या इंजीनियर एंड रिजल्ट है उसका, या लॉयर या जो भी कुछ है, राइट? जो भी उसकी चॉइस है वो अपने आप घटित होगा। तो यहां पर ये चीजें अपने आप घटित होंगी इस रास्ते पे चलते चलते। अब यहां पर आप इस रास्ते पे पार्ट टाइम चलते हैं या फुल टाइम चलते हैं, इट इज योर चॉइस, इट इज योर चॉइस। फुल टाइम चल रहे हैं तो दिन में अगर 10 प्लान दिखा रहे हैं तो मैं मान लूंगा फुल टाइम चल रहे हैं। और अगर फुल टाइम चल के भी दिन में एक जूम मीटिंग नहीं कर रहे या किसी को प्लान नहीं दिखा रहे, तो मैं मानता हूं आरसीएम बिजनेस कर नहीं रहा। इसको मैं लास्ट स्टेप पे लेके आऊंगा जब मीटिंग खत्म करूंगा, इस टॉपिक को मैं लास्ट में। तो चूज कैसे करें, अपने आप को पहचाने कैसे कि मैं कहां पर हूं, कितने पानी में हूं, क्या कर रहा हूं, राइट? मेरे को बुखार है कि नहीं, पहचानूंगा कैसे? थर्मामीटर होना चाहिए ना मेरे पास नापने के लिए। 98.3 है, 98.4 है, 99 है, पता कैसे चलता है बुखार है? और 99 से ऊपर चला गया हो बुखार है, फटाफट गोली ले लेनी तो कोरोना हो जाएगा, राइट? तो मुझे कोई ना कोई मीटर तो होना चाहिए जिससे पता लगे कि मैं कितने पानी में हूं, राइट? सो कहने का मतलब यह है कि इस बिजनेस में एक मुकम्मल जहां की ओर बढ़ते हैं हम, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, आरसीएम बिजनेस में, राइट? बाकी सब बातें हैं, बातों का क्या, जितनी मर्जी कर लीजिए और जैसे मर्जी कर लीजिए, राइट? आदमी जब परेशान होता है तो दुनिया को दोष देना शुरू कर देता है, जब खुश होता है तो दुनिया के दोष गुण जो है वो छुप जाते हैं। तो विपरीत जब काल है तब ही आदमी की पहचान होती है, और उफनते हुए समंदर में ही नाविक की पहचान होती है। अभी दुनिया उफली हुई है, राइट? सो अब आपकी पहचान है। और हालात कुछ ऐसे हो गए इस वक्त, ना तो रिश्तेदार, ना कोई बिजनेस सर्कल, ना सरकार, ना बैंक, कोई भी मदद करने की स्थिति में हाल फिलहाल पिछले 1-1.5 साल और अगले कई साल कोई इस पोजीशन में है नहीं। तो ऐसी स्थिति में ऐसा क्या करें कि हमें जिंदगी में किसी की जरूरत ना पड़े। समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन आरसीएम बिजनेस में प्रोडक्ट भी है, अपॉर्चुनिटी भी है। सामान वो जो जिंदगी भर जब तक हम जिंदा रहेंगे सामान वो काम में आएंगे, एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं। अपॉर्चुनिटी वो जो मैंने अभी अंतिम नतीजा आपको बताया, इस किस्म के नतीजे आपकी जिंदगी को मिलने वाले हैं। ये दोनों के दोनों आपके पास आरसीएम में मौजूद हैं। ऑफर बीच में आते रहते हैं, गाड़ी का, घोड़े का, विदेश यात्राओं का, इन सब का। जून के महीने में, इस महीने में एक ऑफर है जो आपके लिए लास्ट मौका है, जो ग्रोथ ऑफर कंपनी ने डिक्लेयर किया हुआ है कि जब नवंबर के महीने में इस ग्रोथ ऑफर के लिए जो क्वालिफाई करेगा, किसी को 1 महीने का चेक एक्स्ट्रा मिलेगा, किसी को 2 महीने, किसी को 3 महीने, जो जिसकी जो क्वालिफिकेशन बनेगी। जो दोस्त अभी तक रॉयल्टी पे नहीं आया वो इस महीने अपनी रॉयल्टी को जरूर बनाए ताकि वो इस ऑफर में शामिल हो जाए। और जो ऑलरेडी रॉयल्टी पे है उसकी बी लैग में इस महीने तक 5 लाख का बिजनेस जरूर हो जाए ताकि वो इस ऑफर में शामिल हो जाए, वो चूके ना। और ये इस ऑफर में जो शामिल होगा, इस साल की जो उसकी टोटल इनकम होगी उसका इफेक्ट जो है वो डबल इनकम के रूप में आ जाएगा। डबल इन द सेंस 12 महीने की जब टोटल करेगा, जो नॉर्मल रूटीन में होने वाली थी उसका एक्यूमुलेशन जब करेगा, डे 1 से जो इफेक्ट आएगा वो ऑलमोस्ट डबल का नतीजा आएगा। मान लो किसी की पूरे साल की इनकम आज बिजनेस स्टार्ट किया 1.5 लाख होने वाली है, तो पता चला उसके 2.5 लाख हो गए, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जोर लगाने की वजह। किसी की 20 लाख होने वाली थी तो अचानक पता लगा 40 लाख की इनकम टोटल होगी। किसी की 1 करोड़ होने वाली थी, पता चला 1.5 करोड़ हो गया। ये मैं कहना चाह रहा हूं यहां पर, राइट? सो इंपॉर्टेंट यहां पर यह है इस बिजनेस को समझ के धीरे धीरे, जैसे गुलाटी साहब चले, राकेश जी चले, अरोड़ा जी चले, अच्छा राकेश जी जो हो गए, एक गौतम जी, एक अरोड़ा जी, राकेश जी स्क्वायर। सो जैसे वृक्ष जी चले, तो धीरे धीरे आगे बढ़ने में मत डरिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम ताबड़तोड़, हाँ मूड है बिल्कुल कीजिए, लेकिन मूड ऐसा मत बनाइए
कि अगले साल करेंगे। मूड ऐसा मत बनाइए बहुत बढ़िया सब कुछ बढ़िया अगले मंगलवार से करूंगा। मूड ऐसा मत बनाइए कि मुहूर्त देख के आता हूं, पंडित जब बोलेगा तब शुरू करूंगा। ये सिवाय बहानेबाजी के कुछ नहीं है। डरना है तो एक ही चीज से, खड़े रहने से डरे, क्योंकि जो खड़ा रहा, जिंदगी मुट्ठी में बंधा हुआ रेत है, कब निकल जाएगा किसी को पता नहीं। मुट्ठी खोलेंगे सब कुछ गायब। तो ये एक एक दिन ऐसे निकलता, अचानक पता लगता 5 साल निकल गए, 8 साल निकल गए। अरे हमें आरसीएम जिंदगी में आया कितने दिन हो गए, कितने साल निकल गए हमें खुद नहीं पता। कब 20 साल हो गए, कब 21 साल निकल गए हमें कुछ नहीं पता। बस फर्क कितना है कि लोगों ने शनिवार इतवार टीवी देख के, अखबार देख के और अपना जो है वो पार्टियां करके गुजारा है। हमने शनिवार और इतवार आरसीएम के साथ गुजारे हैं। इसके अलावा जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं है। बस शनिवार और इतवार कमिटेड रूप से आरसीएम को दिया है, क्योंकि मैं पार्ट टाइम करता हूं। आई एम नॉट ए फुल टाइमर, राइट। आरसीएम से पहले भी अपना बिजनेस करता था, इस भी करता हूं। आरसीएम से पहले एक बिजनेस था, अभी 8-10 किस्म के बिजनेस है, और सारे अच्छे बिजनेस है, राइट। और अलग अलग किस्म के बिजनेस है। एक तरफ कंप्यूटर भी है, तो दूसरी तरफ सोलर भी है, तीसरी तरफ वाटर ट्रीटमेंट भी है, चौथी तरफ वो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी है, तो पांचवी तरफ कुछ और भी है, राइट। लेकिन उसके बावजूद भी आधा दिन और खाली है, अभी भी ढूंढता हूं कुछ और मिल जाए। ये काम आप भी कर सकते हो। तो किसी को लगता है कि अपनी नौकरी के साथ, अपने काम धंधे के साथ नहीं कर सकता, तो भाई मैं बहाने के अलावा मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं मानूंगा। और फिर भी कोई बोल रहा है मेरे पास टाइम नहीं, मैं तो कोलू का बैल हूं, सुबह 6 बजे से लेके और रात के 12 बजे तक मैं काम करता हूं, तो मैं एक ही सवाल करूंगा कि भाई इस कोलू के बैल से तेरे को छुटकारा कब मिलेगा, और तारीख लिख दे, राइट। और आज हम बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री हैं, टोटल फाइनेंशियल फ्रीडम है, कोई टेंशन नहीं है। सो ये बिजनेस थोड़े से कॉमन सेंस का, जिस बिजनेस में कुछ खोने को नहीं है और तरीके से बताने का, एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। इस वीडियो को थोड़े ध्यान से देखना। कॉमन सेंस, इंटेलिजेंट होने का बिजनेस नहीं है, सिंपल कॉमन सेंस का बिजनेस है कि दुनिया में मेरे पास क्या 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 अपॉर्चुनिटी है, राइट, और उस मौके को मैं कैसे बुनाऊंगा, राइट। कई लोग मौका होने के बाद भी इतने बड़े क्या बोलते हैं उसको, भोंदू होते हैं कि मौके को हाथ से छोड़ देते हैं, राइट। बड़े ध्यान से देखना इसको। एक आदमी को जंगल में पकड़ लिया आदिवासियों ने, और उसको आग पे पकाने की तैयारी करने लगे, लेकिन उन्होंने पत्थर वत्थर रगड़े, आग जली नहीं, तो उन्होंने इसको छोड़ दिया। बोला जा यार, आग तो है नहीं, तेरा करेंगे क्या, राइट, हमें तो ताजा ताजा खाना होता है पका के। तो इस भाई को छोड़ दिया। इसको मालूम है उनको क्या चाहिए, उनको आग चाहिए थी, लेकिन इसने स्टाइल मारने के लिए उसको सिगरेट निकाल के दी। बोला चल मैं तेरे को सिगरेट पिलाता हूं। और जैसे लाइटर जलाया, उसको आइडिया आ गया, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। उसको आइडिया आ गया, वो आग तो है, पकाओ साले को, बांधो वापस दोबारा, राइट। तो अच्छी भली रॉयल्टी टेक्निकल आया हुआ था, एक गलती से अपना टेक्निकल खो दिया इसने, राइट। यही कहना चाह रहा हूं, आरसीएम में कॉमन सेंस क्या है? बाजार की दुकान छोड़ के आपको आरसीएम की दुकान, इतनी सी तो कॉमन सेंस है। लेकिन लोगों के पास वो भी नहीं है, उसको भी गिरवी रख देते हैं कॉमन सेंस को, कि पहले आरसीएम चेक दे तो मैं अपनी सेहत के लिए सही सामान खरीदूंगा। इतनी भी कॉमन, जो जिस आदमी के पास इतनी कॉमन सेंस नहीं है, उसको अमीर बनने का, नेटवर्क खड़ा करने का, उसको लाखों रुपए महीने आने का राइट ही क्या है, उसको अधिकार ही क्या है? पहले कॉमन सेंस पे तो कब्जा ले ले, तो कोई राइट नहीं है उसके पास। 100% प्रोडक्ट यूजर एक कॉमन सेंस है। कौन है आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर? वो जिसके घर में लगातार 100% प्रोडक्ट आ रहे हैं, जिसको कंज्यूम कर रहा है। ब्लडी ही इज अ डिस्ट्रीब्यूटर। जिसने ज्वाइन करके और प्रोडक्ट खरीदे हुए 6 महीने हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, वो एनरोलमेंट है। देश का नागरिक वो नहीं है जिसके पास आधार कार्ड है या राशन कार्ड है, वो तो सबूत है, कागज, वो तो कोई भी आके लादेन भी बनवा लेगा कल को। क्या देश का नागरिक हो गया क्या?
देश का नागरिक वो है जो संविधान को फॉलो करता है, और आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर वो है जो हर महीने 100% प्रोडक्ट यूज करता है, या जिसके घर में 5,000 10,000 के प्रोडक्ट जितने भी घर में काम आते हैं वो इस्तेमाल होते हैं, वो आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर है। ज्वाइन करके जो बैठा है वो नहीं है। गलत फहमी है, लोग बोलते रहते हैं आरसीएम में डिस्ट्रीब्यूटर हूं, जुड़ा था 2 साल पहले, पता नहीं क्या हुआ। राइट, यही तो है। राइट, आरसीएम में ज्वाइनिंग तो 1-1.5 करोड़ लोगों की होगी, रेगुलर परचेजर कितने, मुश्किल से 15 लाख, वो 15 लाख डिस्ट्रीब्यूटर हैं दोस्त। यहां से ये लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस का बिजनेस है, और जिस बिजनेस में कुछ खोने को नहीं है, राइट, दुनिया पूरी तरफ मदद करने के लिए तैयार है, कोई लेने को नहीं है, तो ऐसा कुछ क्या करे कि हमें जिंदगी में किसी की जरूरत ना पड़े, किसी की मदद की जरूरत ना पड़े। अब जिंदगी की समस्या क्या है, मैं बोलता हूं मत करो आरसीएम। पिछले 21 साल में मैंने आज तक एक भी दोस्त को नहीं बोला कि तू आरसीएम कर। मैंने सिर्फ और सिर्फ मेरे को बोला कि मैं करूंगा, किसी को नहीं बोला। जिन लोगों को ज्वाइन कराया स्टार्टिंग में, जितने भी लोगों को कराया, आज भी किसी को ज्वाइन कराता हूं, आज भी मैं किसी को नहीं बोलता तू आरसीएम कर। मैं सिर्फ उसको रीजन देता हूं कि ये समस्या आने वाली है, इसका समाधान ये हो सकता है, तेरे पास है तो ढूंढ ले, करना है तो बता देना, नमस्ते जय आरसीएम। जब वो सामने से बोलता है यार करना है, मेरे को ज्वाइन करा, मैं कहा तेरा फैसला है, स्टार्ट करते हैं। फैसला तो तेरा ही चलेगा दोस्त, मेरा फैसला नहीं चलेगा। राइट, सो मैंने अपने आप को बोला है, आज में जितने भी साथी आप बैठे हो, आप, मैं किसी को नहीं बोल रहा आप आरसीएम करो, बोलूंगा भी नहीं, लेकिन मैं आपको रीजन और विजन देने की बात कर रहा हूं कि अगर आरसीएम नहीं करोगे तो किस किस्म की जिंदगी आपके सामने आने वाली है, उससे फाइट कैसे करोगे, उसका रास्ता ढूंढो। मैं आपसे रास्ते की बात कर रहा हूं, और अगर कोई रास्ता नहीं मिल रहा तो फिर रास्ता जो चूज है, जो सामने आपको मौका मिला है, उसको इतना मजबूत पकड़ो जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है। अगर बिल्ली चूहे को एक बार पकड़ लेना, साक्षात भगवान भी आके खड़ा हो जाए तो उस बिल्ली के मुंह से चूहे को छुड़वा नहीं सकती है। तो आपको भी आरसीएम को इतना मजबूत पकड़ना है, उस मौके को इतना मजबूत पकड़ना है, दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए आपसे उस मौके को नहीं छुड़वा पाए। मुद्दा यह है। नहीं तो 3 दिन बाद दूसरी कंपनी, चौथे दिन बाद 5वीं कंपनी, छठे दिन बाद चिटफंड वाली कंपनी, 8वें दिन डबल करने वाली कंपनी 24 घंटे आएगी। और लोग बोलते हैं जो है वो कंपनी चली तो नहीं जाएगी, ये तो नहीं चली जाएगी। अरे पहले, सबसे पहले अपने आप से पूछ, तू तो नहीं चला जाएगा। दुनिया में किसी और से जो मैं सवाल कर रहा हूं, वो सवाल सबसे पहले तो मेरे को अपने आप से करना है। मैं तो कहीं नहीं चला जाऊंगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन। इसलिए बोलते हैं सवाल ही जवाब है। दुनिया से सवाल मत पूछो, खुद से पूछ लो। हर समस्या का समाधान भीतर में घुसा हुआ है, हमारे भीतर में मौजूद है। ये एक वीडियो हर घर की समस्या है, एक आपको दिखा रहा हूं। अगर आपके पास में कूलर चल रहा है या पंखा चल रहा है तो 1-2 मिनट के लिए बंद कर लेना, क्योंकि वो चलता हुआ होगा तो इसमें थोड़ी सी ऑडियो आपको कम आ सकती है, सुनने में परेशानी हो सकती है। और कूलर पंखा हो तो थोड़ा या कान को नजदीक कर लेना, ध्यान से सुना एक बार आप। सी बात है। तो अब जो आदमी 75 का हो गया, उसने खुद अपनी लंबी उम्र की तैयारी ही नहीं करी, और जब उसने कोई तैयारी खुद नहीं करी है तो उसका परिवार या उसके समाज उनको कैसे तैयारी, वो कैसे तैयारी करेंगे? तो आपका ये कहने का मतलब है कि पहले तो शायद वो 60 साल तक जीता तो बहुत बड़ी बात थी, तो जब तक वो कमा रहा था वो जी रहा था, अब वो 80 साल तक जी रहा है। तो इसके जो परिणाम है वो भी इकोनॉमिक एंगल मुझे समझाइए। इसके इकोनॉमिक एंगल बहुत भयावह है। आज हिंदुस्तान में 60 साल की उम्र में आपने एक आदमी को रिटायर कर दिया। आदमी को अगर 80 साल तक जीना है तो 20 साल के लिए उसको अपना इंतजाम करना है। उसकी पत्नी 10 साल छोटी है तो 30 साल के लिए पत्नी के लिए इंतजाम करना है। औरतें आमतौर पे 5 से 7 साल ज्यादा जीती हैं, तो 35 साल के लिए उसे अपनी पत्नी के लिए फाइनेंशियल इंतजाम करना है और 20 साल के लिए खुद के लिए इंतजाम करना है। आज के इन्फ्लेशन में, आज की महंगाई में कितना भी पैसा आप एक जगह रख दीजिए, क्या वो 35 साल तक खींच सकता है? ये प्रैक्टिकल नहीं है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उनके बच्चों की उम्र भी बढ़ रही है जी। जो आज 70-75 का होगा, बच्चे भी तो 50-55 के हो रहे होंगे। वो अपना बुढ़ापा देखेंगे, वो अपनी लड़की की शादी देखेंगे, वो अपने मकान की किस्त चुकाएंगे। तो जो पीढ़ियों के बीच की जो दूरियां हैं वो बढ़ती जाती हैं। ये इकोनॉमिक वजह से बढ़ रही है। इकोनॉमिक वजह से बढ़ रही हैं। तो अब वो जो कॉन्सेप्ट है कि 60 साल की उम्र में हम रिटायर हो जाएं, उससे बाहर निकलना होगा। जब तक शरीर साथ देता है काम करते रहना है और 2 पैसे कमाते रहना है।
जी। कुछ करके किसी तरह से अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को कायम रखना चाहिए, जितने ज्यादा से ज्यादा समय तक हम रख सकते हैं। अपने आप को वोकल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मेरी परवाह मेरे परिवार वाले नहीं कर रहे हैं और अगर अड़ोसी पड़ोसी इस बात को जान जाएं, तो कोई भी बुजुर्ग कभी भी किसी परेशानी का सामना नहीं करता, क्योंकि तो चुप ना रहें। चुप रथ ना साहब रहें। ये कह रहे हैं कि चुप ना रहें। अगर आपके बच्चे आपके साथ व्यवहार ठीक नहीं कर रहे हैं सबको बताएं। तो आप सबको बताएं। जी। रथ साहब, बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं हमारे समाज में, उन पे प्रेशर आता है बच्चों की तरफ से कि आपकी जो जायदाद है या जो घर है या जो प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी आपके पास है, वो आप हमारे नाम कर दें। इस पे आप कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे? पहला ये कि किसी भी हालत में आपके पास जो भी धन संपदा है, जो भी आपके पास आर्थिक साधन है, वो जब तक आप और आपकी पत्नी जीवित हैं किसी और के हाथ नहीं जाना चाहिए, कितना भी प्यार करते किसी हो। के नाम पे नहीं जाना किसी चाहिए। जितना भी बच्चे, आप किसी प्यार करते बहू, हो। किसी पोते, किसी के नाम पे ना जाए, कितना भी आप प्यार करते हो, क्योंकि जब तक अगली पीढ़ी को पिछली पीढ़ी का सामान कुछ मिलता नहीं है, तब तक वो उनकी इज्जत करते रहते हैं। वो हाथ पांव भी दबाएंगे, वो अस्पताल भी ले जाएंगे, वो दवा दारू भी करेंगे। और वो ही माँ बाप सबसे ज्यादा सफर करते हैं जो अपने प्यार के कारण उमड़ते चले जाते हैं। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरा पोता, जो ये मेरा मेरा करना जिसने शुरू किया, बस वहीं से उनके दुर्गति के दिन शुरू हो जाते हैं। इसलिए सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, कोई प्रलोभन आए, कोई इमोशनल ब्लैकमेल हो, कुछ हो, उन्हें अपने पास अपनी चीज को रखना चाहिए। उन अपने बच्चों से शेयर करें तो अपनी मन की खुशी को शेयर करें, अपने पैसे को शेयर ना करें। जी बिल्कुल। सो मेरे ख्याल से काफी सारी चीजें आपको जो क्लियर हुई होंगी कि क्या हमारे साथ होने वाला और कौन सा समय हमारे सबके सामने आने वाला है। राइट, कुछ के सामने आ रखा होगा, कुछ के सामने आने वाला होगा, और जिनके सामने नहीं आया है वो, तो अब जिनको लगता है कि गवर्नमेंट की नौकरी बहुत अच्छी है या मैं तो प्राइवेट नौकरी में खुश हूं, तो भैया 60 साल के बाद अब 70 साल 80 साल जितने साल भी जिएगा, पत्नी 10 साल और एक्स्ट्रा जिएगी, ये 25-30 साल का जुगाड़ आएगा कहां से? अगर ये तेरे पास जुगाड़ नहीं है तो कटोरा लेके जाएगा किसके पास? तो उस उम्र में अपने स्वाभिमान को एक साइड में रख के और ये उम्मीद रखेगा कि औलाद कटोरे में 2-4 रुपए डाल दे, तो जिन बच्चों को पाला है अब वो अपनी जगह मजबूर है। राइट, कोई भी बच्चा नहीं चाहता कि माँ बाप, हर बच्चा चाहता है माँ बाप की सेवा करे, लेकिन वो काल के हाथों मजबूर है। राइट, माँ बाप कहीं एक दूसरी जगह बैठे हैं, खुद दूसरी जगह बैठा है ना, बच्चों को पालने के लिए, यानी कि भविष्य के लिए, अपनी लेग खड़ी करने के लिए। राइट, उसके जो बच्चे उसकी लेग ही तो है, अच्छा आरसी में होता है लेग ए, लेग बी, लेग सी। राइट, तो आदमी किसका है? अपनी टीम का ध्यान रखता है। राइट, अपलाइन है तो अपलाइन को थोड़ी देर के लिए भूल के जो आदमी डाउनलाइन का ध्यान रखेगा वही तो फ्यूचर है, तो वही तो उसका भविष्य है। तो हम सब भी लोग भविष्य में लग जाते हैं। अब इस चीजों से मुक्ति चाहिए और रास्ता चाहिए, और भविष्य में बुढ़ापे में ऐसे दिन ना आए। तो एक चीज को, एक तो पेंशन को दिमाग से निकाल दो। जितने भी लोग अभी मीटिंग में बैठे हैं या जिनके भी घर में पिताजी भाई सरकारी नौकरी में है या जो सरकारी नौकरी की, मैं बोल रहा हूं करो, आपने पढ़ाई की करो, लेकिन दिमाग में सरकार की नौकरी क्यों घुसी हुई है? क्योंकि पेंशन को बंद हुए आज करीबन 20 साल होने वाले हैं। देश की किसी भी नौकरी में पेंशन नहीं है, लेकिन अभी तक सबकॉन्शियस माइंड में इतना गहरा घुसा हुआ है, लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरी में जाऊंगा तो मेरे को पेंशन मिलेगी। अरे भाई नहीं है, आर्मी को छोड़ के किसी की भी 2004 के बाद से पेंशन नहीं है कि घर में पड़ा रहेगा और खा लेगा। वो जुगाड़ तेरे को वहां पर भी करना है, प्राइवेट की तो छोड़ ही दो। तो जो सिक्योरिटी वाला एंगल था वो गायब हो चुका है, वो अभी देश में कहीं पर भी मौजूद नहीं है। नहीं है तो पूछ लो घर में कोई भी हो अपने आजू बाजू सरकारी नौकरी में, लेकिन अभी भी ये चीज सबकॉन्शियस माइंड में है, तो आदमी वहीं पर चला जा रहा है कि एक बार बस भर्ती हो जाऊं, कुछ भी हो जाऊं, जैसे मर्जी है ना, जमीन बेच दे, जायदाद बेच दे, घर बेच दे, बस सरकार में चपड़ासी भर्ती करा दे। कोई भी चपड़ासी घर क्यों करा दे? बस एक बार कोई भर्ती करा दे तो फिर तो मैं सरकार का दामाद बन जाऊंगा, काम करूंगा नहीं पड़े पड़े। ऐसे सारा आदमी नहीं होता, लेकिन 90% जो थॉट प्रोसेस है, तो लोग तो जो विचार जो है, जो विचार नाम का बीज है, कमाल तो उसी को करने वाले ना, तो बाकी जगह भी वैसे लफड़े करता है। और अगर जिंदगी भर अंतिम सांस तक मस्ती चाहिए और लोग आपको घेरे रखें और लोग आपको जो है वो आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते रहे, उनको मोटिवेट करते रहे, अपने आप को मोटिवेट करें, तो भाई साहब उसका रास्ता एक ही है, आरसीएम की रॉयल्टी। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता हो तो आप अपना अपना ढूंढिए, नहीं है तो भाई एंड रिजल्ट को देखिए। राइट,
और बहुत ठंडे दिमाग से सोचने के बाद अपना फैसला कीजिए और अपने फैसले को कागज पे लिख के चिपका दीजिए, क्योंकि ठंडे दिमाग से फैसला होता है और गर्म दिमाग से फैसले का उल्टा होता है। जब आदमी गुस्से में होता ना, तब वो ठंडे दिमाग से जो सोच समझ के, पूरी गणित समझ के जो फैसला लिया था, थोड़ी सी चीज पे किसी पे गर्मी आ जाए उसको खट पलट देता है। सोच समझ के शादी का फैसला किया, सब्जी में थोड़ी सी मिर्च ज्यादा होगी, 1 मिनट में तू जा अपने घर, मायके भाग जा, कहां से आ गया? गर्म दिमाग होते ही हर फैसले को पलट देता है। गॉट द पॉइंट? सो भागना तो पड़ेगा, जॉब हो या बिजनेस हो, और जब भागना ही है तो एक बार ऐसा काम करो जो पीढ़ी दर पीढ़ी भी काम आए, और वो रास्ता है, राइट? अब 30 साल भागो या 3 साल 4 साल भागो, नेटवर्क खड़ा कीजिए। अब जिन लोगों को थोड़ी सी किताब पढ़ने की इच्छा है या किताब पढ़ते हैं, ये स्लाइड सिर्फ उन लोगों के काम की है। जिन लोगों को किताबें पढ़ने का शौक नहीं है, अच्छी किताबों के बीच रहने का शौक नहीं है, अच्छी ट्रेनिंग या मीटिंग अटेंड करने का शौक नहीं है, उनके लिए ये स्लाइड बिल्कुल बेकार है। लेकिन फिर भी 2-3 मिनट में इस स्लाइड के ऊपर आपके साथ बिताऊंगा, तो हो सकता है, राइट? अपने को तो कोशिश करनी है। चलिए, ये रॉबर्ट कायसाकी साहब हैं, बहुत बड़े राइटर हैं, अमीर भी बहुत बड़े। इन्होंने बहुत ये फार्मूला इनका पूरी धरती पे लागू है। अब इसके अंदर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ESBI। ये 4 क्वाड्रेंट हैं, 4 कोने हैं, एक घर के 4 कोने हैं। ई कोने में कौन रहता है? ई कोने में रहते हैं नौकरी पेशा करने वाले लोग। एक घर के 4 कमरे हैं, तो ई नाम के कमरे में कौन रहता है? नौकरी पेशा। ये दुनिया में 95% लोग हैं। ई बोले तो एम्प्लॉय, जो लोग नौकरी करते हैं, सरकारी हो प्राइवेट हो कैसी भी हो, नौकरी करता है। उसको बस एक चीज समझ में आ रखी है, नौकरी करनी है, इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं करना, राइट? बस अपने को तो 30 तारीख को पैसा मिल जाना चाहिए। मजदूर की मेहनत का पैसा पसीना सूखने से पहले मिल जाना, ये डायलॉग बोलते हैं वो लोग, राइट? पसीना सूखने से पहले। चलिए, ये ई वाले लोग जिंदगी में कभी ना तो आज तक अमीर हुए, दुनिया के हर देश में ना तो हुए ना होंगे। जो इस क्वाड्रेंट, जो इस कमरे में रहेगा, एस कमरे वाले लोग, एस क्वाड्रेंट वाले लोग कौन से होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद के अपने व्यापार में होते। सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब व्यापार नहीं बोलेंगे, जो खुद का अपना काम करते हैं, राइट? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है किसी ने किराने की दुकान कर ली, उसको बिजनेस नहीं बोलेंगे। वो आइसक्रीम की रेहड़ी लगाता है, किसी की 10,000 रुपए की नौकरी करने की बजाय वो आदमी खुद की नौकरी कर रहा है। ये फर्क है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, राइट? अपनी छोटी मोटी नौकरी, एक छोटू रख लिया, एक मोटू रख लिया, वो चाय पानी पिला रहा है, रेस्टोरेंट चला रहा है, छोटा मोटा, ये जितने भी काम है दुकानों वाले, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं, बिजनेस के अंदर नहीं आते। अब ये भी अपना रोजगार ही चलाते हैं, अपना घर ही चलाते हैं, अमीर नहीं होते। तो बीच वाली जो लाइन है, इसके ई और एस वाले लोग, ये कभी भी जिंदगी में अच्छे दिन इनके नहीं आते। अच्छे दिन पैसे से कितने के आगे, जो बी वाले हैं और आई वाले। बी बोले तो बिजनेस ओनर। बिजनेस किसको बोलेंगे? जहां पर वो एक ऐसा सिस्टम खड़ा करता है जहां पर 200-500 लोगों को रोजगार मिलता है, और वो देश से बाहर या विदेश में भी चला जाए। जैसे अभी कोविशील्ड बनाने वाला इंग्लैंड में जाके बैठ गया, लेकिन कोविशील्ड तो बनी रही है, क्योंकि एक सिस्टम सेट है जहां पर उसने 1000-2000 लोगों को रोजगार दिया हुआ, और सिस्टम अपने आप वो इंटरनेट पे सब कुछ मैनेज कर रहा है। इस तरीके से जो लोग काम करते हैं, बड़ा बिजनेस बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, उनका सिस्टम वो जो चलता रहता है, तो ये लोग बड़ा पैसा कमाते हैं। लेकिन इनसे भी बड़े अमीर कौन होते हैं? वो लोग जो अपना पैसा बनाते हैं, हर महीने जितना भी पैसा बचता है, उस पैसे को वो निवेश करते हैं जहां पर पैसा उनको कमा के और पैसा दे। वो हो गया आई क्वाड्रेंट, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टर्स क्वाड्रेंट। अब एक तरफ वो अपने बिजनेस से कमाता है, और दूसरी तरफ कुछ समय बाद उसके बिजनेस से बड़ा पैसा इन्वेस्टर्स क्वाड्रेंट उसको कमा के देने लग जाता है। उसके बिजनेस से भी, जहां वो 24 घंटे 18 घंटे 16 घंटे 10 घंटे काम करता है, उससे ज्यादा पैसा 10-1 साल बाद वहां से आना शुरू होता है जहां पर उसका पैसा उसके लिए काम करता है। तो आई क्वाड्रेंट वाले लोग दुनिया में, तो आरसीएम हमें कौन सा मौका दे रहा है? क्या मौका है? आप एम्प्लॉय हैं, करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आरसीएम ज्वाइन कीजिए तो एक डिस्ट्रीब्यूटर बना, 2 बने, 5 बने, 10 बने, आपकी टीम बना, वही बिजनेस का निर्माण होना शुरू हो गया। और यहां से जो बिजनेस का निर्माण हो रहा है, आई से, नौकरी से आपका जो पैसा आ रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जो पैसा आ रहा है, उसी से अपना घर चलाइए। आरसीएम करने से जो नेटवर्क आप से पार्ट टाइम सवेरे शाम जो भी आप कर रहे हैं,
उस पैसे को खर्च मत कीजिए और उस पैसे को आप हाथों हाथ इन्वेस्टमेंट कीजिए अगले 20 साल आई क्वाड्रेंट में। धीरे धीरे आपका जो जो पिन लेवल बड़ा होता जाएगा, बी क्वाड्रेंट की इनकम बड़ी होती जाएगी, और जब तक आप सफायर रूबी, स्टार रूबी, सफायर बनेंगे, तब तक आपके आई क्वाड्रेंट पे इतना पैसा हो चुका होगा जो आपकी हर महीने की आरसीएम की इनकम से 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना ज्यादा पैसा आई क्वाड्रेंट आपको देता होगा। और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो वो भी चल रही होगी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गए वो भी। आज मेरा कंप्यूटर का बिजनेस है, मैं सेल्फ एस क्वाड्रेंट में हूं, वो भी चल रहा है। बिजनेसमैन आरसीएम का वो भी चल रहा है। यहां से जो इनकम पिछले 20 साल में आई आरसीएम का एक भी पैसा मैंने खर्च नहीं किया, वो आई क्वाड्रेंट में पड़ा है। मेरी पुश्तैनी जमीन जायदाद अलग है, आर से आई क्वाड्रेंट से मेरा इतना पैसा आता है जितना मेरा एस और बी दोनों मिला के टोटल नहीं होता। अकेला आई उन पे सब पे भारी है, उसका कई गुना है। तो कितनी इनकम खड़ी होगी इस फार्मूले पे दोस्त? 20 साल चलोगे तब पता चलेगा। जिंदगी में गुस्सा आता ना कि नहीं करना, मूड खराब है, जिस दिन मूड खराब होगा समझ लो ये फार्मूला आपके हाथ से गया। आपने इस फार्मूले के अपने खुद के खिलाफ ही लड़ना शुरू कर दिया। जिस दिन एक भी विचार ऐसा आता है, राइट, लोग बोलते ना आरसीएम ये सामान महंगा, ये सस्ता। लोगों कई बार मैं देखता हूँ लोगों महीना महीना डिस्कशन कर रहे हैं, तेल का भाव 1 रुपया, ऐसा मातम हो गया जैसे साला अड़ोस पड़ोस सब मर गया उसका, राइट। अरे एक थीम को पकड़िए, जो बाजार में रेट है, जो बाजार का हालात है। और मैं आप सब लोगों को पिछले मेरे ख्याल से 10-15 साल से बोल रहा हूं कि बाजार में 100 रुपए सरसों का तेल बिक रहा है, आरसीएम का 150 रुपए का तेल, मतलब उस टाइम पे 140-145 रुपए राइस ब्रांड था, अभी तो रेट बढ़ा हुआ है। तो मैं कहा बाजार से पूरी दुनिया 90% लोग लेके आ रहे। मैं तो सोयाबीन लेके आया, मैं तो सफोला लेके आया, मैं फफोला लेके आया, मैं वो मूंगफली का लेके आया। 100 रुपए, 70 रुपए, 90 रुपए में, 110 रुपए में खुश हो रखे लोग। 125 रुपए में घी लेके आ रहे। अभी जो क्या हुआ, अभी सरसों का तेल ही 250-300 आने लग गया। अभी रूल लग गया कि आप कोई ब्लेंडिंग नहीं कर सकते, पाम ऑयल अंदर नहीं आ सकता, उसको मिक्सिंग नहीं कर सकते, जो पकड़ा गया उसकी परमानेंट जेल है। और मैं उस टाइम बोल रहा था कि सरसों का तेल का भाव किसी भी हालत में 250 रुपए से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे कम कॉस्टिंग मेरी नहीं है। मैं कौन हूं? एक किसान भी हूं मैं। उससे कम कॉस्टिंग जब मेरी नहीं है तो बाबा जी की कॉस्टिंग कैसे हो सकती है, अडानी की कॉस्टिंग कैसे हो सकती है, बाजार की कॉस्टिंग कैसे हो सकती है? मैं 10 साल से चिल्ला रहा हूं। अब लोगों को समझ में आ गई है, क्योंकि अब कानून बन गया। आप मिक्सिंग नहीं कर सकते, आप उसमें ब्लेंडिंग, बड़ा अच्छे तरीके से कानूनी रूप से एक वर्ड जोड़ा हुआ था, ब्लेंडिंग। और जब भी किसी को बोलता था इसमें क्या किया, मिलावट किया क्या, इसमें 90% पाम ऑयल और 10% सरसों का तेल है, ये मिलावट की है क्या? नो सर, नो सर, रूल देखिए सर, कानून है, वी हैव डन ब्लेंडिंग। इतने प्यार से तरीका, ब्लेंड, मिलावट का नाम क्या डाला हुआ है? ब्लेंडिंग। अब वो मोदी जी ने उसके ऊपर बैन लगा दिया, कर लो ब्लेंडिंग। इसलिए दिन पे दिन भाव बढ़ता जा रहा है, राइट। को रोक, लेकिन अंधों को फिर भी समझ में नहीं आएगा, रेट बढ़ गया, रेट बढ़ गया, रेट। अरे ब्लेंडिंग पे बैन लग गया, मुद्दा ये है, राइट। थोड़े दिन बाद आपको बाजार के हर तेल से कम रेट का आपको राइस ब्रांड मिलने वाला है। तब लोगों की देसी घी का बाप है। देसी घी शुद्ध रूप से आपको बाजार में 500-700, आपकी सरकारी डेयरी का रेट है 600-700 रुपए किलो का घी का। लेकिन आप में से कोई भैंस पालता है, भाई साहब 1500-1700 रुपए किलो से कम की कॉस्टिंग नहीं है देसी घी की। अगर आप अपनी भैंस का अपने घर में निकाल रहे 1500-1700 रुपए कम का किसी भी हालत में कॉस्टिंग नहीं है। तो हम जानबूझ के अनजान क्यों बनते हैं कई चीजों से? सेहत तो चाहिए सबसे बढ़िया, और ढूंढेंगे सबसे घटिया माल खाने के लिए। ये लोगों की आदत है दोस्त, राइट। सो जो डायरेक्ट सेलिंग का मौका है वो आपका इस फार्मूले पे रख के और 20 साल का प्लान बनाइए। जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती दोस्त। लोग बोलते 2 साल करके देख ले, 3 साल क्या हो जाएगा, 2 साल करके देख ले, 10-20-50 लोगों को ज्वाइन करा लेगा, 2-4 दिन सामान खा लेगा, क्या हो जाएगा उससे? कुछ भी नहीं बदला जाएगा। बच्चा पैदा होने से लेके ठीक निकलेगा, खराब निकलेगा, वो फल कैसा निकलेगा 20 साल चाहिए, 20 साल बाद नतीजा निकलेगा। आपने आज एडमिशन करवाया है, वो डॉक्टर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, 20 साल चाहिए। जिंदगी में किसी भी चीज के नतीजे के लिए 20 साल चाहिए, उससे पहले नतीजा नहीं आता। ये प्रकृति का नियम है। तो फिर 1 साल करने की, 2 साल करने, 3 साल करने की बात क्यों करते हैं? नतीजे की बात क्यों नहीं करते? अगर जिंदगी में अल्टीमेट नतीजा चाहिए तो आपको किसी भी चीज को 20 साल तो लेके चलना पड़ेगा। आपको 20 साल का प्लान बनाना पड़ेगा।
अब बोलोगे 20 साल बहुत है, तो भैया पढ़े पढ़े पास हो जाएंगे, शुरू कर दे। ताकि इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कोहली की तरह टाइम बचाओ, तेंदुलकर की तरह टाइम बचाओ, राकेश शर्मा जी की तरह लगाओ, खर्चे चालू हो जाओ, बस वेट मत करो, क्योंकि समय हाथ से गया, उम्र गई। और आरसी में रहोगे, उम्र भी 10-20 साल बढ़ने वाली, ध्यान रखना। तो एंजॉय भी ज्यादा करने वाले, और आरसी में नहीं रहेंगे तो 50% में फूटने वाले हैं। नहीं तो कराड़ा स्कैनर से पूछ लो, मेरी मत मानो, किसी की मत मानो, कराड़ा स्कैनर डॉक्टर नहीं बताएगा, हॉस्पिटल बताएगा, हॉस्पिटल भी नहीं बताएगा, आपको कराड़ा स्कैनर बता देगा। अब कराड़ा स्कैनर क्या है, जिसको डायरेक्ट सेलिंग या उसकी भी बात नहीं माननी तो गूगल पे चला जा, कराड़ा स्कैनर मशीन खरीद ले, बाजार में 10-12-15 हजार की आ जाएगी, उस पर खड़े होकर अपनी बॉडी के सारे पैरामीटर ले ले, या किसी हॉस्पिटल चला जा, बोला जी मेरे को कराड़ा मेरी बायोज बता दो क्या है। किसी पे तो भरोसा कर ले यार, खुद इतना ज्ञानी ध्यानी बना हुआ है, पूरी दुनिया का ज्ञान लिया, और किसी को सुनने को तैयार नहीं, औलाद की सुनने को तैयार, ना बीबी की सुनने को तैयार, ना किसी किताब की मानने को तैयार, तो भाई फिर उसका तो एक ही है। और लोग बोलते हैं खरीद तो लूं, पैसे नहीं है। ये जितने भी लोग बोलते हैं ना पैसे नहीं है, ये शाम को भर भर के लाते हैं। न तन पे है कपड़ा, ना सर पे है जामा, अर्थव्यवस्था बचाने निकल पड़ा सुदामा। जो लोग खरीदारी नहीं करते उनमें से 90% लोग साले शाम को उनके पास इन बोतलों का पैसा कहां से आता है, आता है उनके पास इस सामान का पैसा होता है। तो लोगों में इतनी कॉमन सेंस नहीं होती कि मेरे को कहां पैसा खर्च करना है, कहां नहीं करना, क्या चीज बचाना और क्या करना है। जिस दिन ये जाग गया, इसलिए गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी क्या बोलते हैं, इस दुनिया में कोई भी अभागा नहीं है, बस कमबख्त अभी वो जागा नहीं है। तो जिस दिन जाग जाएगा कमाल अपने आप हो जाएगा। एक तो गरीब, ऊपर से 10 साल बाद की सारी बीमारियां मोल लेने की तैयारी, और पूरा पैसा खर्च करने, ये पूरा सीक्वेंस निकाल के देखो ना इस आदमी की, राइट। सो अमीर बनना है तो आपको पैसिव इनकम जाना पड़ेगा, वो आपको क्वाड्रेंट वाला फार्मूला मैं आपको बता दिया, वो आपको बिजनेस से आएगा, क्योंकि करंट इनकम से आप पैसा बचा नहीं पाओगे। इसके लिए नेटवर्क बनाना पड़ेगा, नेटवर्क बनाओगे किन से, इन सामानों से। ये सामान आपके पास सब मौजूद है, ये सारे आरसीएम के घर के सामान है, जो मजबूरी में जब तक हम जिंदा रहेंगे ये सारे सामान, कपड़े वपड़े आपको आसपास के, आपके आसपास में 10 पिकअप सेंटर मिलेंगे। किसी पिकअप सेंटर पे आपको किसी ने 2 लाख का स्टॉक रखा हुआ, किसी ने 5 लाख का रखा हुआ, कहीं वंडरवर्ल्ड क्यूक है, कहीं वंडरवर्ल्ड, तो किसी पिकअप सेंटर पे आपको 100 प्रोडक्ट मिलेंगे, किसी पे 300 मिलेंगे, किसी पे 500 मिलेंगे। वंडर वर्ल्ड वहां पर होगा तो आपको 600-700 प्रोडक्ट मिल जाएंगे, सारे वहां पर भी नहीं होंगे, कोई आए होंगे, कोई खत्म हो गया होगा, ये सिलसिला चलेगा। अब आप यहाँ पर जूम मीटिंग देख रहे हो, यहाँ पर मैंने बोला 600 प्रोडक्ट 800 प्रोडक्ट है, आप आसपास के अपने पिकअप सेंटर पे चले गए, आप अपने आदमी को लेकर, दोस्त को लेकर चले गए जिसको ज्वाइन कर, वहां तो पता चला 22 प्रोडक्ट रखे हुए, पूरा तेल ही तेल भरा हुआ है, और 3-4 न्यूट्रीचार्ज के डब्बे रखे हुए। वो आदमी नेगेटिव हो जाएगा, बोला आप तो बोले थे 400 प्रोडक्ट है, यहाँ तो 8 है। तो मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, अलग अलग जगह पे अलग अलग क्वांटिटी मिलेगी। तो आपके आसपास अपना जो दोस्त है, जब उसको पिकअप सेंटर पे लेके जा रहे हो, आप उसको एडवांस में मेंटली तैयार करो, उसको बोलो देखे पिकअप सेंटर है, ये सामान यहाँ से मिल जाएगा, ये छोटा पिकअप सेंटर है, किस दिन बड़े वंडरवर्ल्ड पे चलेंगे, वहां पे 400-500 किस्म के सामान होते हैं, वहां से सारे लेंगे। तो पहले पॉजिटिव है, मैं ऐसी जगह जा रहा हूं जहां पर सारे सामान नहीं मिलेंगे, आप बताओ कुछ और, अचानक फोड़ दो कुछ और, राइट। शादी करने गए, फोटो देखा, बहुत खूबसूरत लड़की थी, घर में आया, घूंघट उठाया, बोला ये तो एकदम काली कलूटी है, तो एकदम दिमाग आउट हो जाएगा ना, राइट। सो अगर हम मेंटली किसी चीज के लिए रेडी हैं और हमारे ब्रेन में एक प्रोसेस का सेट है, तो जिन दुनिया में किसी भी किस्म का बिजली का झटका हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमें मालूम है दैट आई एम ऑन टू ए प्रोसेस, और मैं एक प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूं, राइट। सो इसी तरीके से अलग अलग कैटेगरी के पिकअप सेंटर आपके आजू बाजू में। और जब साबुन वहां से ले, कई लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे साबुन आपको दिखाई देंगे, आरसी में 10 किस्म के साबुन है, राइट। अब जो अकलमंद है, मंदबुद्धि है, वो नए दोस्त को जाएगा पिकअप सेंटर में ज्वाइन कराएगा और उसको बोलेगा सफेद वाला साबुन ले ले, ये मत ले, पीले वाला ले ले, हरे वाला ले ले। भाई तू क्यों ज्ञानी बन रहा है यार? उसको सिर्फ इतना बोल, जिंदगी में अंतिम नतीजा चाहिए तो आरसीएम के सारे सामान एक बार तो तेरे घर में जाने चाहिए। तो साबुन 10 किस्म के ले जा, क्योंकि घर में जाने के बाद पता चलेगा पिताजी को तो सफेद पसंद है, पत्नी को वो क्या बोलते हैं हरे वाला पसंद है, बच्चों को ट्रांसपेरेंट वाला पसंद है, किसी को, घर में 5 आदमी है, 5 की पसंद अलग अलग निकलेगी। साबुन 10 है, जिनकी पसंद अब अगले से वो आगे हर महीने अपनी उनके पसंद के लाते रहो। जो घर वालों को पसंद नहीं आए वो छोड़ दो किसी और के लिए, वो खराब नहीं है, वो किसी और की पसंद है। इसलिए जिससे आपने शादी की वो आपकी पसंद है, जिसने आपने शादी नहीं की वो किसी और की पसंद है, खराब नहीं है वो।
इसलिए मंदबुद्धि लोग क्या बोलेंगे, नहीं नहीं ये रहने दे, ये ठीक नहीं है, ये ठीक, अबे वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, बस फर्क इतना ये तेरी पसंद है। तो लोगों में जिस दिन ब्रेन में इतना कॉमन सेंस डेवलप हो जाती है ना, तो उनका बिजनेस भी डेवलप होना शुरू हो जाता है। नहीं तो वैसे ही जैसे वो सिगरेट जलाई थी ना उसकी आदिवासी की, लोग ऐसे सिगरेट जलाते रहते एक दूसरे की। सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इस पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन जिस आदमी को पावर ऑफ कंपाउंडिंग मालूम है, चलिए एक वीडियो जिन लोगों ने कभी नहीं देखा वो देख ले। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है? जिस तरीके से देश की जनसंख्या, देश जब आजाद हुआ था 1930-40 के आसपास, करीबन 17-18 करोड़ लोगों के आसपास की जनसंख्या थी। अब 140 करोड़ है। किसने बढ़ा दिया भाई? ऑटोमेटिक है, नेचुरल है। जब मैंने आरएसएम बिजनेस शुरू किया 90 करोड़ लोग थे, अभी 140 करोड़ हैं। उस टाइम लोग सवाल करते थे, राकेश जी को बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, गुलाटी जी को बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, लोग सवाल करते थे। जैसे हम बताते हैं ना, दो से दो के एक महीने में 2 ज्वाइन कराए, दोनों दो कराएंगे 4 हो जाएंगे, फिर ये 8 हो जाएंगे, फिर 16 हो जाएंगे, एक साल में 4000 हो जाएंगे। तो एक आदमी ना आधे घंटे बाद कैलकुलेटर लगा के आया, सर ऐसे तो फिर 1 आध साल बाद तो पूरा देश ही जुड़ जाएगा। मैं कहा हाँ, इतनी गणित तो आती है। मैं कहा कमाल का आदमी है तू, राइट। तो सर जब सब जुड़ जाएंगे तो मैं किसको जोड़ूंगा? मैं कहा वो सब जुड़ जाए उससे पहले तू शुरू हो जा कमबख्त, यही तेरे हाथ में। लेकिन प्रैक्टिकल कुछ और होता है, राइट। आज करीबन 20 साल हो गए, करीबन 1.5-2 करोड़ लोगों ने ज्वाइन किया, लेकिन रेगुलर परचेजर कितने? 15-17 लाख। लेकिन आदमी तब तक कितने आ गए? जब तक 1.5-2 करोड़ लोग जुड़े तब तक 40 करोड़ लोग भगवान ने और भेज दिए। ले जोड़ लो कितना है। तो दुनिया में ना लोगों की कमी है ना आरएसएम की कमी है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज की, फील्ड में जाके तरीके से किसी को प्लान दिखाने वालों की जरूरत है। लोगों की कोई कमी नहीं है और बिजनेस की कोई कमी नहीं है, सिर्फ उस चीज की कमी है। तो जो आदमी आज कमर बांध के, अरे भैया किस तरीके से हम पढ़ पढ़ के बिजनेस खड़ा किया है, ये राकेश जी से पूछो, गुलाटी जी से पूछो, एक प्रोडक्ट को लेके कैसे कैसे धक्के। एक जब पूरे साल में एक बार में एक आदमी एक ही बार खरीदारी करता था, उसके कपड़े फटेंगे 1-2 साल में, तब जाके दोबारा खरीदारी करेगा वो। तब वहां से रॉयल्टी और टेक्निकल हम लेते थे। आज तो 800 प्रोडक्ट है और हर आदमी महीने का 4-5 हजार का खरीदता है। यानी कि पहले साल में वो 1000 की खरीदारी करता था, अब वही आदमी 50,000 की खरीदारी कर रहा है। तो बिजनेस आपके लिए कितने गुना आसान हो चुका है, कितना बड़ा हो चुका है, कितने पिकअप सेंटर, हर चीज मल्टीप्लाई होती जा रही है। और जिंदगी में जब ये चीजें, ये पैसा मल्टीप्लाई होगा ना, तो एक टाइम तक आप 50,000, 70,000, 1 लाख पहुंचने तक थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आप तरीके से शांति से सिस्टम को फॉलो करते रहे और आपकी जो टीम है उसको पूरा सिस्टम को अडॉप्ट आपने करा दिया और डुप्लीकेशन में चला गया, तो ये इतना खतरनाक कंपाउंडिंग में जाएगा, कोई बाप भी इसको नहीं रोक सकता। आप जितना मर्जी रोकने की कोशिश करो, रुको रुको रुको, कोई नहीं रुकने वाला भाई, कोई नहीं रुकने वाला। इसलिए शांति से बैठे रहो, अपना बुढ़ापा काटो, राइट। और बच्चों को बताते रहो, देख बेटा ऐसा मत कर, देख ऐसा मत कर, देख ऐसा मत कर, ये देख मैंने गलती की थी, ऐसा मत कर, राइट। सो जिंदगी में जिस भी आदमी को जो भी मिला, कंपाउंडिंग की ताकत की वजह से मिला है। जिसने जो भी कुछ खोया है वो कंपाउंडिंग की ताकत की वजह से खोया है। गांव देहात में जिन लोगों ने कर्जा लेकर जो बनिया का पूरा नहीं चुका पा, 3-3 पीढ़ियां उस बनिया की गुलाम होगी, वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से, चक्रवृद्धि ब्याज की वजह से मरे। जिस वजह से मरे थे उस वजह से जिंदा भी तो हो सकते हैं। 2 से 4, 4 से 8, आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इनकम भी कंपाउंडिंग है, राइट। और कंपाउंडिंग की ताकत जिसको समझ में आ गई, वो नेटवर्क जिंदगी में नहीं छोड़ेगा। जिसको वो रॉबर्ट कायासाकी का क्वाड्रेंट समझ में आ गया, जो भी कर रहे हो करो, नेटवर्क खड़ा करो, वहां से जो इनकम आए इन्वेस्टमेंट क्वाड्रेंट में डालो, इन्वेस्टर क्वाड्रेंट में डालो। खतरनाक कंपाउंडिंग, वहां पे पैसे की कंपाउंडिंग है, तेरा नेटवर्क की कंपाउंडिंग। तो नेटवर्क की कंपाउंडिंग को देखो, इस फार्मूले को समझो, क्या खतरनाक गेम है। एक बार एक कवि हुआ करता था। उसकी माली हालत इतनी खराब हुई कि घर में खाने के लाले पड़ गए। इसी कारण उसने महल में जाकर राजा से मदद मांगने का फैसला किया। राजा के बुलाए जाने पर उसने अपनी कविताएं पढ़नी शुरू कर दी। वाह 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 वाह। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कवि से अपना इनाम मांगने के लिए कहा। कवि ने मोहरों से सजे शतरंज की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज
अगर आप पहले खाने में चावल का एक दाना रखें और हर खाने के लिए उसे दुगना करते जाएं, तो मैं समझूंगा मुझे मेरा इनाम मिल गया। बस इतना ही? राजा ने पूछा। सिर्फ चावल का एक दाना और सोना नहीं? जी हाँ महाराज। तो फिर ऐसा ही हो। दरबारियों ने चावल के दाने रखने शुरू कर दिए। पहले खाने में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8। इस तरह वो रखते गए। जब 10वें खाने में चावल रखने की बारी आई तो उन्हें चावल के 512 दाने रखने पड़े। 20वें खाने तक संख्या बढ़कर 5,24,288 हो गई। आधे हिस्से तक आते आते 32वें खाने में चावल के दानों की गिनती 214,74,83,648 हो गई। जल्द ही गिनती अरबों खरबों में बढ़ गई। आखिरकार अभागे राजा को अपना पूरा राजपाट उस चतुर कवि के हाथों सौंपना पड़ा। और इसकी शुरुआत चावल के सिर्फ एक दाने से हुई थी। कहानी की सीख, चक्रवृद्धि की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। राजा क्या बोल रहा था? बस चावल का एक दाना, मतलब उसका मजाक उड़ा रहा है, वो कवि का मजाक उड़ा रहा है। उसको मालूम नहीं कि क्या होने जा रहा है, बेशक राजा हो। और जिसको मालूम है उसको मालूम है, तू शुरू तो हो कि होने वाला क्या है, क्योंकि उसको एंड रिजल्ट मालूम था। उस कवि को एंड रिजल्ट मालूम था कि क्या होने वाला है, और राजा को एंड रिजल्ट नहीं मालूम था, इसलिए गेयर रिवर्स लग गया। राइट। तो अब जिसको कंपाउंडिंग मालूम है वो अपने आप को इस फील्ड के डायरेक्ट सेलिंग के हिसाब से, आरसीएम के हिसाब से चेंज करेगा, और जो चेंज नहीं करेगा थोड़े दिन बाद उसकी हालत मिलेगी। राइट। जो नहीं बदलेगा, दुनिया उसको, आपको गली मोहल्लों में ऐसी गाड़ियां मिलती हैं जो लोग बाग ना तो बेचते ना खड़ा करते, घर के सामने जुलूस, बस वो हमारे पास गाड़ी थी, इसके अलावा वो कुछ नहीं बताएंगे। और इसमें चूहे ढूंढ रहे होंगे, कुत्ते मूत रहे होंगे, शराबी भी उल्टे पुल्टे रात को पी पा के इसमें बोतलें डाल जाते होंगे। राइट। ये ऐसे कूड़ेदार। तो जो नहीं बदलेगा, तो एम्बेसडर नहीं बदली, तो एम्बेसडर की लोगों ने हालत कर दी। लॉकडाउन में 2 चॉइस है, मोबाइल पे गेम खेल लो, चैटिंग कर लो, उल्टे पुल्टे फिल्में देख लो, पड़े पड़े कुछ भी कर लो। राइट। और दूसरा है आरसीएम का प्लान दिखा लो, वीडियो सीख लो, लोगों को जूम पे ले आओ, आने वाला तरीका है, नॉलेज बढ़ा लो, अपडेट कर लो, और लोगों को इसमें ले आओ। लोगों की जरूरत है। 2020 भी निकलेगा, 21 भी निकलेगा, 22 भी निकलेगा, 24 भी निकलेगा, सब निकलेगा, लेकिन मर्जी आपकी, इसको इस तरीके से निकलने देंगे या नहीं देंगे। हमने काम करना शुरू कर दिया, समझ लो समय को पकड़ लिया, और काम करना शुरू नहीं किया तो समय को नहीं पकड़ा। इसलिए जो हालात हैं और जो घर के दिन अपना बदलना चाह रहा है, एक बार गुस्सा तो आना ही चाहिए। और इतना भयंकर गुस्सा, ध्यान रखना, गुस्सा हर आदमी में है, लेकिन इस समय पे गुस्सा आना बहुत जरूरी है। लेकिन जो गुस्सा है, उस गुस्से को काम पे डालना बहुत जरूरी है। अगर उस गुस्से को काम में नहीं डाला तो ये खुद को खत्म कर देगा। उस गुस्से को काम पे डाल दो, ये आपके काम को खड़ा कर देगा और आपको भी खड़ा कर देगा। राइट। भीष्म पिता में दुनिया, मतलब इच्छा मृत्यु का वरदान, सबसे बड़े योद्धा और सब कुछ। राइट। एक ही पाप था, उनको लास्ट समय पे तीरों पे लेटना पड़ा। जब तक महाभारत का युद्ध खत्म नहीं हुआ, तीरों पे रहे, और उसके बाद उन्होंने प्राण त्यागे, क्योंकि उन्होंने समय पे क्रोध नहीं किया। कब? जब भरी सभा में द्रौपदी का एक औरत का चीर हरण हो रहा था, उस टाइम उन्होंने क्रोध नहीं किया। दूसरी तरफ जटायु नाम के पक्षी को साक्षात भगवान श्री राम की गोद मिली। क्यों? क्योंकि जब सीता जी का हरण हो रहा था, उसको मालूम था तो नहीं बचा पाएगा, फिर भी उसने गुस्सा किया, रावण के साथ लड़ाई की। तो समय पे गुस्सा आना बहुत जरूरी है। अगर दिन अच्छे नहीं चल रहे ना दोस्त, तो गुस्सा आना चाहिए आपको। तो इस वक्त भी अगर गुस्सा नहीं किया तो प्रभु श्री राम की गोद तो नहीं मिले, ना आने वाली पीढ़ियों को मिले। तो मौके को हाथ से मत जाने। तो वेद क्या कहता है? क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए। भीष्म पिता में लायक थे,
बचा सकते थे, फिर भी गुस्सा नहीं किया। जटायु को मालूम था मैं मरूंगा, मैं हारूंगा, मैं रावण बहुत शक्तिशाली है, फिर भी उसने लड़ाई की। फर्क है, एटीट्यूड का फर्क है, मेंटल गेम का फर्क है, राइट। सो कहना मेरा यही है, अपने गुस्से को जगाइए और गुस्से को ऐसा जगाओ कि वो रुके नहीं, और ताबड़तोड़ हमला करो। अपनी लिस्ट बनाओ, लिस्ट बना के लोगों को बताओ, जूम पे इनवाइट कियो, प्लान दिखाओ और दिन भर प्लान दिखाओ। पत्नी को दिखाओ, पत्नी नहीं है तो शीशे के सामने खुद हो जाओ, खुद खड़े हो जाओ, और घर में शीशा भी नहीं है तो सामने भैंस हो, भैंस को बांध के उसके सामने बोर्ड टांग के उसको दिखाओ। मतलब कुछ तो भैंस को बार बार, अरे हमने शुरू में किया था भाई, 20 साल पहले किया था, 21 साल पहले कोई नहीं था देखने वाला, भैंस थी घर में, गाय भैंसे होती थी, को उसके सामने बोर्ड लगाया, प्लान व्लान दिखाया, और उसको बोलते थे बाद में, बोल भैंस बहन ज्वाइन करेगी, भैंस भी बोलती थी हाँ करा ले, बहुत बढ़िया है, राइट। आपको तो प्रैक्टिस करनी भाई, बाकी दुनिया से क्या लेना देना यार, कौन करेगा कौन नहीं करेगा। सो जिसको जो दिखाई देता है वो उसको मिल जाता है। अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। ये एक पेंटर बाबू है, सामने एक लड़की खड़ी है। जैसे आप कहीं मॉल में शादी में जाते हैं ना, आजकल लोगों के एक पेंटर बैठा देते हैं, वो आपको अपने सामने कुर्सी पे बैठाएगा और आपकी पोर्ट्रेट बना, आपका फोटो बना के दे देगा, स्केच बना के दे देगा पेंसिल से, राइट। ऐसे आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। तो वैसा ये पेंटर है, सामने इसने लड़की खड़ी की, उसकी फोटो, लेकिन ये हुआ क्या, ये तो ये गोल 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 चक्कर का फोटो बना दिया। ये क्या लफड़ा है, सामने तो लड़की है, फोटो जो है गोल चक्कर का बन गया। तो आपको ध्यान दोगे पता लगेगा पेंटर कौन है। पेंटर है जिराफ बाबू। अब जिराफ बाबू की मुंडी देखो कहां पर है, मुंडी आसमान में है, वहां से लड़की को देख रहा है, और वहां से लड़की को देख रहा है तो दिखाई क्या देगा, टोपी, गोल टोपी के अलावा कुछ दिखेगा नहीं ना उसको ऊपर आसमान से। जो दिख रहा है उसी की तो पेंटिंग बनेगी। हम भी आर्ट्स एंड बिजनेस को एक अंपायर के रूप में देखते हैं, क्वाड्रेंट और अमीन होने के तरीके के रूप में देखते हैं, या सिर्फ सस्ता महंगा सामान के रूप में देखते हैं। जिस रूप में देखेंगे वैसा काम नतीजा आएगा, जिस रूप में देखेंगे वैसी पेंटिंग बनेगी, दूसरी पेंटिंग बन ही नहीं सकती। इसलिए गुरुदेव बीसी छावड़ा जी बोलते हैं, नजर बदलेगी तो नजारे बदल जाएंगे। जैसे ये अपनी गर्दन छोटी करेगा तो पूरी लड़की का फोटो भी बन जाएगा, राइट। तो कहने का मतलब सच कड़वा है। अब आरसीएम वाले, डायरेक्ट सेलिंग वाले लोग बोल रहे हैं कि दौर, मतलब पूरी दुनिया में लोगों की इनकम बंद हुई और हमारी लॉकडाउन में इनकम बढ़ती गई। अच्छी बात है भाई, आप आरसीएम वाले हो, आपकी इनकम बढ़ी, सारे काम हुए, लेकिन हर आदमी के हालात ऐसे नहीं है। कई लोगों के गुल्लक में 2 रुपए भी नहीं बचे, कई लोगों के पास बच्चों को पढ़ाने के पैसे नहीं है। जिन लोगों की ऐसी हालत है उनकी मदद करने का ये समय है। जो लोग इन लोगों की प्लान दिखा दिखा के, बात बता बता के, इनके बैंक अकाउंट और सारी चीज जो इनको नहीं मालूम है वो खुलवा पाएगा। जो इनकी मदद करेगा ऊपर वाला उनकी मदद करेगा, ये समझ लेना, राइट। इसलिए लोगों की मदद के लिए इस बिजनेस में है, और वैसे भी ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जो लोगों की मदद करना चाहिए। इस बिजनेस का बॉटम लाइन है, इस बिजनेस में खड़ा ही वो होगा जो लोगों की मदद करने का जज्बा जिसके पास होगा। जिसके पास वो जज्बा नहीं है, राइट, और जिंदगी में कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी बड़ी पिन पे चले जाएं, कितने भी बड़े राजा बन जाएं, ध्यान रखना जीवन में कुछ अच्छे दोस्त आसपास में, अच्छी अपलाइन, अच्छे क्रॉस लाइन, इन सब के साथ अच्छी दोस्ती होनी चाहिए। क्योंकि जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब आप कितने भी बड़े जंगल के राजा हो, आपको मदद की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए मेक गुड रिलेशनशिप, अच्छी रिलेशनशिप लोगों के साथ बनाइए, ताकि वक्त बेवक्त जब आपके पास कठोर समय हो तब कुछ लोग दुनिया में आपको बचाने वाले भी हों, राइट। सो कोहली पे बुरा समय आएगा तो वहां पर अच्छे अच्छे गावस्कर और सब बैठे हैं। तेंदुलकर के ऊपर कई बार बुरा समय आया, बचाया किसने, रवि शास्त्री ने, गावस्कर ने, क्योंकि उसने जिंदगी में कभी किसी को गाली दी नहीं, सबके साथ जी सर जी सर जी सर जी सर, राइट। और कांबली जैसे लोग जिन्होंने कोच था उन्हीं को गाली देनी शुरू कर दी, जब बुरा वक्त आया कोई बचाने वाला था ही नहीं, लफड़ा ये था, राइट। सो मेक गुड रिलेशनशिप। एक वीडियो देखो छोटा सा, मैं इसको स्किप कर दूंगा बीच में। जंगल में अकेला शेर है, घूम रहा था, चाहे धोनी और तेंदुलकर की रही हो, चाहे धोनी और विराट की रही हो, चाहे कहीं पर भी रही हो, चाहे बीसी छाबड़ा जी, टीसी छाबड़ा जी की रही हो, आप जहां भी देखोगे जिस शहर में 2-3 लोगों की अच्छी ट्यूनिंग टीम बन गई, उस शहर का बिजनेस ब्लास्ट कर गया, राइट। सो
बस मुहूर्त देखना छोड़ दीजिए, क्योंकि इंसान इस दुनिया में आता है बगैर मुहूर्त के पैदा होता है और बगैर मुहूर्त के चला जाता है, लेकिन पूरी उम्र शुभ मुहूर्त के पीछे भागता कम वक्त। कुछ भी करना हो, गाड़ी खरीदनी है मुहूर्त कौन सा है, ये करना है मुहूर्त कौन सा है, ये करना। अबे भैया तू बगैर मुहूर्त के आया था, बगैर मुहूर्त के जाएगा। काम करने के लिए मुहूर्त मत देख। अभी आया सामने, प्लान समझ में आ गया, अपलाइन को फोन लगा, जिसने इनवाइट किया उसको फोन लगा, बोला अभी के अभी 10 मिनट में मेरे को नंबर दे दो, अभी खरीदारी करनी, अभी मेरा बिल काटना। मुहूर्त मत ढूंढना। जिन लोगों ने मुहूर्त ढूंढा उनका आज तक मुहूर्त आया नहीं। गरीबी का मुहूर्त आया, अमीरी का मुहूर्त कभी भी नहीं आया। घर में घोड़ों की फोटो लगाने से अच्छे दिन नहीं आएंगे। किसी वास्तु वाले ने बोल दिया तो सुबह उठ के घोड़ों की तरह दौड़ेंगे, अच्छे दिन अपने आप आ जाएंगे, सेहत भी बन जाएगी, पैसा भी आ जाएगा, समाज में इज्जत भी आ जाएगी, शोहरत भी आ जाएगी और सब कुछ आ जाएगा। लेकिन लोगों की सबसे पहली पसंद क्या है? एक आदमी गांव का, मान लो हरियाणा के किसी गांव से निकला, राजस्थान के किसी गांव से निकला, रास्ते में चलते चलते जूता टूट गया। उसने बोला टूटा हुआ जूता कहाँ लेके जाऊंगा? उसने एक पेड़ पे अपना जूता टांग दिया ताकि कोई चोरी ना करे, वापस आऊंगा तो उठा लूंगा। और उस पेड़ पे लिख दिया कि इस पेड़ पे जूता टांगने से मन्नत पूरी रहती है। और आज चला गया अपने। और पहले जमाने में लोग बाग 7-8 दिन ससुराल में रहते थे, राइट। बाद में पूरा जम वम के खा पी के मोटे तगड़े होकर फिर वापस आते थे, राइट। अब जैसे उसने ये लिखा, एक के बाद दूसरा आ गया, दूसरे बाद तीसरा आ गया, तीसरे बाद चौथा आ गया, भेड़ चाल चल पड़ी और सारे मूर्खों ने मिलकर पूरे पेड़ पे जूते टांग दिए और पेड़ को सुखा दिया। लोग भी इतना ही है, प्लस माइनस अपने दिमाग से समझते नहीं। उनको प्लान बताओगे ना, बोलेंगे भाई समझ लो थोड़ा सा। नहीं नहीं, हमारे जीजा ने समझा हुआ है, नहीं नहीं हमारे साले ने समझा हुआ है, नहीं नहीं आपने समझा हुआ ना, मेरे को समझेगी, नहीं नहीं मेरे को सब मालूम। उसको मतलब ये है ही नहीं कि भाई तू इसको तरीके से अगर समझा हुआ तो ड्रॉ करके 4 कैलकुलेशन करके दिखा, प्लान में ये इतनी इनकम कैसे आएगी, तेरे को 1,80,000 की इनकम चाहिए, तेरा बिजनेस कैसे कैसे होना चाहिए, चेक कैसे आएगा, निकाल के दिखा। तेरे को आपकी तेरे टीम में जो है काम करें एक बार और पैसा आए बार बार। अगर ये तेरे को पूरा करना है, डायलॉग को पूरा करना है, तो तेरा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? तो भाई तेरा ए ग्रुप में टेक्निकल, उसकी डेप्थ में एक और टेक्निकल, उसकी डेप्थ में एक और टेक्निकल। जब तेरी 3 पीरियड में टेक्निकल होंगे तब तू बोलेगा काम करो एक बार और पैसा आए बार बार। 2 लोगों की ज्वाइनिंग कराने से पैसा बार बार नहीं आता, राइट। नहीं तो लोग बड़े होशियार हैं, एक तरफ मम्मी को ज्वाइन करा दिया और एक तरफ पत्नी को आरसीएम से कोई लेना देना नहीं। मम्मी 95 साल की है, बोला मैंने तो 2 ज्वाइन करा दिया, और अपलाइन के पास आके बोलेगा सर 2 ज्वाइन कराए थे और मैंने तो एक मीटिंग में सुना था आरसीएम ट्रेन है, बस 2 ज्वाइन कराने और उतरना मत इस ट्रेन से, और मेरे को 20 साल हो गए मैं बैठा हुआ हूं सर, लेकिन कुछ हुआ नहीं सर। तो अपने फायदे के लिए किसी के मैसेज को गलत इंटरप्रेट करके और वो बैठ गया। सो इसलिए लॉजिकल बिजनेस है, कॉमन सेंस का बिजनेस है, खरीदारी का बिजनेस है, 100% प्रोडक्ट कंज्यूमर का बिजनेस है, अमीर बनने का बिजनेस है, 20 साल एक फार्मूले पे काम करने का बिजनेस है। पैसे नहीं आएंगे तो ये पार्ट टाइम काम करके आप जितना चाहो उतने बड़ी कंपाउंडिंग और जन्मों जन्मों के बिजनेस और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के मालिक बन सकते हो बगैर पैसा लगाए। और तब जाके आपकी जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली जो नस्ल होगी आपकी, 20 साल बाद जो नस्ल होगी, वो टाटा बिरला को टक्कर देने वाली पैदा होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि हम लोगों ने मोबाइल का बहुत विरोध किया, लेकिन अभी जो हमारे बच्चे पैदा हो रहे हैं वो पैदा होते ही 6ठे महीने ही मोबाइल पकड़ लेते हैं। आपका 8वें महीने, 6ठे महीने, 4थे महीने बच्चा घर में देखो, ट्रेन में देखो, प्लेन में देखो, बच्चा रोता है तो मम्मी मोबाइल दे देती है। कमबख्त को दूध नहीं चाहिए, मोबाइल चाहिए। तो वो कहां से आ रहा है? आपने 1.5-2 साल के 3 साल के बच्चे से पूछो, मोबाइल के सारे फंक्शन किसने सिखा दिया? हवाओं ने सिखा दिया। 20 साल बाद जो बच्चे पैदा होंगे भाई साहब, वो बड़े एम्पायर की बात करेंगे। वो जो है डायरेक्ट सेलिंग, वो चीजें उनके ब्रेन में वो गुण दे चुकी होगी या आपको देख देख के। तो वो बड़े मकसद रखिए, डोंट अलाउ नेगेटिव लोगों से बचिए। जो आपके ड्रीम है, जो आपके सपने हैं, अपनी पॉजिटिव अपलायंस और क्रॉस लाइन और पॉजिटिव माहौल में रहिए, अच्छी किताबों के बीच में रहिए। नेगेटिव लोगों के बीच में जाओगे तो आपके पंखों को कुतर देंगे, क्योंकि दिमाग में ऐसी खुरापात डाल देंगे। तो अच्छे माहौल के बीच में रहिए। मूड खराब है तो ठीक कीजिए, क्योंकि मूड खराब अगर अभी है तो जवानी बीतने के बाद वक्त खराब शुरू हो जाएगा। यानी कि 45वें साल के बाद जवानी चली जाएगी और वक्त खराब शुरू हो जाएगा। और कटोरा लेके आहा बहाने बनाने बंद कीजिए। सवेरे 5 बजे उठ के छुट्टियों में घूमने जाना है, फ्लाइट ना छूट जाए, खट से दौड़ के पहुंच जाएगा। सवेरे 5 बजे उठ के किसी दूसरे शहर में कहीं मीटिंग लेने, प्लान दिखाने जाना है, उस दिन लेट हो जाएगा। तो सिर्फ माइंड सेट है, इससे बड़ा तो आदत बदलिए, काम सारे हो जाएंगे। हर काम आसान है, अंदर से आवाज आनी चाहिए। और पूरी की पूरी जो बातचीत है, दुनिया में कोई भी डिजास्टर अपने आप घटित नहीं होता,
वो लगातार नेगेटिव गतिविधियों करने का नतीजा होती है। भूकंप भी अचानक नहीं होता। दिल्ली में जितने भी टेक्टोनिक प्लेट्स, भूगर्भ विज्ञानी जो लोग हैं, उनकी भविष्यवाणी है दिल्ली के आसपास इतना बड़ा भूकंप एक्सपेक्टेड है, वो आएगा ही आएगा, कि जिसमें 9 रिक्टर स्केल से ज्यादा का भूकंप आएगा। वो अब आए, 20 साल बाद आए, 50 साल बाद आए, 70 साल बाद आए, वो आएगा और पूरी दिल्ली के आसपास के जितनी बेल्ट है सबको तबाह करेगा, क्योंकि हिमालय अभी सेट नहीं हुआ है और हिमालय पर्वत को फाइनली सेट होना है और उसकी मार वहां तक आएगी। वो कब आएगी कोई नहीं जानता, लेकिन वो इंडिकेशन, वो लगातार घटनाक्रम जारी है। तो घटनाक्रम जारी है तो डिजास्टर किसी दिन होगा, राइट। कहने का मतलब यह है, ठीक इसी तरीके से आपका एक आदमी, एक मीटिंग, एक प्रोडक्ट, घर में पॉजिटिव, अच्छी किताबें, ये सब कुछ घटनाक्रम मिला के अचानक 10 साल बाद आप राकेश शर्मा जी, गुलाटी जी की तरह पूरे नेशनल लेवल पे चमक रहे होंगे, विर्क साहब की तरह, अपना जो है वो अरोड़ा जी की तरह पूरा देश आपको जानता होगा, राइट। आप कोर लीडर में कहीं ना कहीं पर अपनी जगह बना के बैठे होंगे। ये सब छोटी छोटी चीजों के मिलने से आपके 5 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद आपकी जिंदगी में घटित हो रहा होगा और आप देश में नेशनल लेवल के ब्रांड एम्बेसडर आपके बिजनेस के होंगे। ब्रांड एम्बेसडर आप अपने घर के होंगे, अपने बच्चों के होंगे, अपने पत्नी के होंगे, अपने एरिया के होंगे, अपने समाज के होंगे। और ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में सिर्फ छोटी 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 गतिविधियों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का नतीजा है। यही बात करने के लिए मैं आपके बीच में आज आया था। लास्ट में अगर आपने इस बिजनेस को करने का फैसला कर लिया हो, मैं नहीं बोलूंगा आपको कि आप आरसीएम करो, मैं नहीं बोलूंगा कि आप करो, फैसला आपको करना है। अगर आपने फैसला कर लिया हो तो सिर्फ 2 चीजें हैं लास्ट में, अपने कागज पे आप लिख सकते हो। एक चीज को हम बोलते हैं कनेक्शन, कनेक्शन, राइट। दूसरी चीज को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन या कंटिन्यूटी, जिसको करंट बोलते हैं। करंट बोल रहा है तो मतलब कंटिन्यूटी है। एक तरफ कनेक्शन है, एक तरफ कंटिन्यूटी है। चलिए, मान फर्ज करिए आप 2 भाई हैं और आप दोस्त भी हैं, तो आपकी जिंदगी में दोस्त भी है और आपकी जिंदगी में मान लो भाई भी है। आप मान लीजिए एक शहर में रहते हैं, भाई दूसरे शहर में रहता है, या एक ही घर में रहते हैं, लेकिन कनेक्शन क्या है? अब कनेक्शन है भाई भाई। ये कनेक्शन किसने बनाया? भगवान ने बनाया। एक घर में पैदा हो गए तो कनेक्शन लिखा हुआ सर्टिफिकेट पे, ये तेरा भाई है, ये कनेक्शन मिल गया। लेकिन अब दोनों भाइयों के बीच में 5 साल से कोई बात ही नहीं है। एक आध बार हाँ भाई साहब नमस्ते नमस्ते, मतलब साल में एक बार बात हुई, गुमसुम, वो इधर, कोई लेना देना, वो अपनी बीवी बच्चों में मस्त है, अपनी बीवी बच्चों में मस्त। कनेक्शन तो है, कम्युनिकेशन नहीं है। बात मेरे ख्याल से पकड़ में आ गई है बात। दूसरी तरफ आपका दोस्त है, आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, आपका दोस्त बन गया, कोई कनेक्शन नहीं है, कहीं सर्टिफिकेट में नहीं लिखा तेरा भाई है, चाचा का लड़का है, फूफा का लड़का है, कोई नहीं है। बस चलते चलते दिल मिले, करंट फ्लो हुआ और कम्युनिकेशन शुरू हो गया। दोस्त के साथ रोजाना बातचीत हो रही है। तो अब आपकी जिंदगी में 2 दोस्त हैं, 2 लोग हैं। एक तरफ आपका भाई है, दूसरी तरफ आपका दोस्त है, और आपने आरसीएम को ज्वाइन कर लिया। अब आप 2 लोगों के पास प्लान दिखाने गए। एक तरफ आपका भाई है, दूसरी तरफ आपका दोस्त है। अब आप सोच के बताओ, आपके साथ पहले ज्वाइन करने वाला कौन होगा? आपका वो दोस्त होगा जिसके साथ आपका रोजाना करंट फ्लो हो रहा है, आपका भाई नहीं होगा। क्योंकि भाई के साथ कनेक्शन तो है, लेकिन कनेक्शन में करंट नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। इसलिए वो सवेरे शाम कभी ना कभी मान लो ज्वाइन भी कर लेगा। नाउ अब दूसरी बात, अब आपने एक और दोस्त को ज्वाइन करवाया, तीसरे दोस्त को, और वो दोस्त आपके भाई का दोस्त है, और वो दोनों और आपका भाई आपस में रोजाना बात करते हैं, लेकिन आप दोनों बात नहीं करते। अब एक ही टाइम पे आपका वो दोस्त और आपके भाई को आप दोनों ने प्लान दिखाया। आपको क्या लगता है आपका भाई किसके साथ ज्वाइन करने वाला है? जिसके साथ आपका भाई रोजाना बात करता है, उसके साथ कनेक्शन नहीं है, कम्युनिकेशन है, वहां पर जाके ज्वाइन करेगा। आपके साथ बेशक कनेक्शन है, लेकिन आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, वो उसके साथ ज्वाइन करेगा। कहना मैं क्या चाह रहा हूं, आरसीएम के साथ आपका कनेक्शन है, कम्युनिकेशन भी चाहिए।
ज्वाइन कर लिया है तो टीम है बड़ी, टीम जुड़ गया, मेरी टीम में आ गया, मेरी टीम में आ गया, कनेक्शन मिल गया, कनेक्शन हो गया। जब कम्युनिकेशन बहुत टाइम नहीं होता, उसमें करंट फ्लो बहुत टाइम नहीं होता, तो उसको जाना ही होता है, जिंदगी से जाना ही होता है। लोगों को लगता है कि किसी की ज्वाइनिंग करा दी, काम खत्म हो गया। मैं कह रहा हूं ज्वाइनिंग होने के बाद काम शुरू होता है करंट फ्लो होने का, कम्युनिकेशन का। लोग ज्वाइनिंग होते ही कनेक्शन तो बना लेते हैं, कम्युनिकेशन को काट देते हैं। जबकि करना क्या है, कनेक्शन होते, अरे अभी बिजली के तार डाल दिए लुधियाना से लेके शहर में, जयपुर से लेके किसी गांव में, और उसमें करंट छोड़ा ही नहीं, तो क्या करोगे? बिजली का बिल भरोगे? या मान लो आपने बीएसएनएल से कनेक्शन ले लिया तार वाला, या जियो की सिम ले ली, और उसमें टावर है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? उसको छोड़ के आप बीएसएनएल का दूसरी कंपनी का फोन लोगे कि नहीं लोगे? या कहीं सोलर लगवाओगे कि नहीं लगवाओगे? क्योंकि कनेक्शन तो है, अगर उसमें करंट नहीं हुआ तो आदमी कंपनी चेंज कर देगा। ठीक इसी तरीके से लोग आदमियों को छोड़ देते हैं, लोग लोगों को छोड़ देते हैं, राइट? सो जब बिजनेस शुरू कर दिया है तो जिंदगी में एक चीज का ध्यान रखना, कम्युनिकेशन टीम में बराबर रखना। कम्युनिकेशन टीम में जिनका कम्युनिकेशन होता रहेगा उनका बिजनेस भी बड़ा होता रहेगा। दूसरी बात, अपलाइन के पास इतना टाइम नहीं होता, वो 20, 30, 40 लोगों के पास कम्युनिकेट कर सकता है। तो जिसको लगता है राकेश जी से बात करनी है, जिसको लगता है गुलाटी जी से बात करनी है, जिसको लगता है विर्क जी, जिस भी अपलाइन है, हर आदमी का अपलाइन है, सीरीज है, जिसको लगता है मुकेश जी वत्सा से बात करनी है, तो अब उसमें दम होना चाहिए, नंबर जुगाड़ो, जो भी अपलाइन उनसे नंबर लो, एक बार करो, 2 बार करो, 4 बार करो, 5 बार करो, मैसेज छोड़ दो कि सर मेरे को एक बार आपके साथ ना कम्युनिकेशन करना है, तो आप कर लो ना, क्योंकि उसकी तो लिमिट है, एक लिमिट से ज्यादा। आपके एरिया की टावर की भी लिमिट है। एक साथ मान लो वो 100 फोन को अलाउ करता है, 100 फोन कम्युनिकेट कर लें, आप 200 फोन खोल दो, 100 फोन को लाइन बिजी आएगा, क्या करोगे? आपके एरिया की जो मोबाइल टावर है उसकी बैंडविड्थ है, तो हर आदमी की, हर लाइफ की एक बैंडविड्थ है। अब आपको कनेक्शन लगाना है तो कॉल वेटिंग रीडायल करते रहो, तो अचानक जैसे ही कोई फोन कटेगा आपकी लाइन घुसेगी, खड़ा। ये लॉजिक ब्रेन में क्लियर होना चाहिए कि मेरे को कनेक्शन लगाना है तो रीडायल करते रहो। जैसे ही 100 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, 1-2 फोन कटे, आपका घुसा, बैंडविड्थ मिल गई खाली होते ही। सो आप के अगर ड्रीम क्लियर है, आपके अगर गोल क्लियर है, अगर आपका क्या बोलते हैं एंड रिजल्ट क्या मिलने वाला है ये क्लियर है, तो जितने भी SLOS हैं, अप्लायंस हैं, जो भी एक्टिव है, इफेक्टिव है, ग्रो लाइन, अपलाइन बहुत हो सकती है, कोई ज्वाइन करके आज तक एक्टिव नहीं हुआ हो, ये भी हो सकता है, लेकिन जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, जो भी आपकी LOS में, उनसे पूछिए मुझे किन किन लोगों से, हमारी कौन कौन है, लिस्ट है, उनके मोबाइल नंबर, ज्यादा तंग भी नहीं करना, मैसेज छोड़ दो जब भी उनके पास टाइम होगा, लेकिन एक कम्युनिकेशन बचा के जरूर रखिए, बना के जरूर रखिए, क्योंकि पता नहीं कौन किस दिन, जिस दिन दुनिया में कोई काम नहीं आएगा, अगर आपका कोई मैसेज अपलाइनों के पास गया हुआ है तो अपलाइन हो सकता है पूरे साल काम नहीं आए, लेकिन अपलाइन उस दिन काम जरूर आ जाएगी जिस दिन आपके बिजनेस पे मुसीबत आएगी, उस दिन आपके, इसलिए बोलता हूं जिंदगी में अच्छे दोस्त बनाइए अपने आप को, राइट? सराउंडिंग चारों तरफ। तो हनुमान जी को डर नहीं होता, हनुमान जी को कुछ नहीं हो जाए, राम जी को ज्यादा डर होता है, उसको ज्यादा चिंता रहती है हनुमान जी की। इसलिए आप अच्छी तरीके से काम करेंगे तो अपलाइन को खुद से ज्यादा आपकी चिंता होती है, ये गुड रहस्य है ये, राइट? तो थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों का बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां आए जिंदगी में, कभी रुके नहीं, और मैंने बोला था 9 बजे मेरे को हिला देना, मेरे को हिलाया नहीं तो 9:40 हो गए, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। थैंक यू सो मच आज के लिए, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। आप लोग आगे बढ़े, सभी मेरे भाई बहन जितने भी हैं उनको भगवान बड़ी से बड़ी कामयाबी दे, लगातार आगे बढ़े, परिवार में खुशियां बरसे, और यूं ही एक सशक्त टीम के रूप में आप लोग पूरी दुनिया में पहचान बनाए, और हर आदमी अपनी अपनी पहचान बनाए, और अपने अपने पैरों पे इंडिपेंडेंट खड़ा होके अपना अपना काम करे। यही हमारी इच्छा है और यही अपेक्षा है और यही उम्मीद। थैंक यू सो मच। ओवर टू गुलाटी सर और राकेश सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी। आपने बोला था 9 बजे बता देना, लेकिन इतने मगन थे हम आपकी बातों को सुनने में, जो मजा आ रहा था, जो नॉलेज मिल रही थी, ज्ञान मिल रहा था सर,
हमें भी नहीं पता चला कि 9:40 हो गए। और मेरे पास शब्द नहीं है आज के प्रोग्राम की क्या तारीफ करूं सर। गजब का एक शानदार, कोई पार्ट आपने छोड़ा ही नहीं, हर चीज को कवर किया। और मैं तो बैठा बैठा सोच रहा था कि आज भी अगर किसी को आरसीएम समझ में नहीं आएगा फिर तो परमात्मा ही उसका कुछ कर सकता है। केसी छाबड़ा जी की एक मीटिंग में उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा चेक करना चाहिए, अगर एक स्थिति, एक सेमिनार एक ऐसा होता है जहाँ पे बहुत कुछ हो जाता है और वहां के बाद भी समझ में ना आए तो फिर व्यक्ति को अपने आप को चेक करना चाहिए कि कोई गड़बड़ तो नहीं है मेरे अंदर। तो गजब का प्रोग्राम रहा सर। और एक एक मिनट के लिए मैं, हमारे 2 सीनियर साथी हैं, एक एक मिनट के लिए उनको इनवाइट करना चाहता हूं। मैं इनवाइट करना चाह रहा हूं सबसे पहले हमारे बीच में मिस्टर एंड मिसिज राकेश अरोड़ा जी हैं जलंधर से। अरोड़ा साहब, हाँ आप जी सर। सर सभी को जेआरसीएम और बड़े भाई साहब को, स्पीड मास्टर जी को प्रणाम, चरण वंदन। प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम। भाई जी को, भाभी जी को भी, दोनों को प्रणाम सर। सर मैं तो एक बात कहूंगा, मैं भी दूर था और टाइम होने लगा था। आज स्पीड में गाड़ी इतनी चली कि 2-3 बार मैडम कहने लगी देख के चलाओ, मैं देखने वाला कोई और है, मैं तो चलाऊंगा। और टाइम से मैं पहुंच गया। और आज जो आपने बताया, जो समझाया, जो दिखाया, जो सुनाया, जो समझाया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और ताली नहीं, आपके नाम की तो सीटी बनती है। और बहुत बहुत धन्यवाद, मजा आया, आनंद आया, सीखने को बहुत कुछ मिला, समझने को बहुत कुछ मिला, देखने को बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिला, इतना मिला कि कोई वर्ड नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू अरोड़ा साहब। और एक और सीनियर साथी हैं, 1 मिनट के लिए मैं उनको भी इनवाइट करना चाह रहा हूँ। हमारे बीच में रूबी अचीवर शैलेंद्र ढिंगरा जी हैं। तो ढिंगरा जी एक बार आप स्क्रीन पे आए प्लीज सर। अच्छा, ढिंगरा जी हैं क्या? बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, चरण स्पर्श आदरणीय। हाँ, प्रणाम सर, प्रणाम। खुश रहो गुरुदेव, मेरे शहर में जिस दिन मीटिंग में लाइट चली जाती है ना, उस दिन बहुत खतरनाक मीटिंग होती सर। और ये जो है ना, मीटिंग स्टार्ट होने पर चली गई तो मैं समझ गया, मगर आज गुरुदेव ने जो है ना पूरा। आप मैंने देखा, मैं क्या अरोड़ा जी, शैलेंद्र जी मेरे को दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए मैं गुरुदेव हम तो आपके ही प्रोडक्ट हैं, आपकी मीटिंगों से ही तो हम लोग जो है आज जो कुछ है आपकी वजह से हैं सर। नहीं, आपकी मेहनत के अंदर जा जाके हम लोगों ने खूब मीटिंगें सर आप लोगों की देखी थी। और आपका सहयोग जितना रहा शुरुआती दौर में बिजनेस के अंदर, वो जीवन भर हम लोग उसका कर्ज उतार नहीं सकते सर। और आज का प्रोग्राम बड़ा जबरदस्त रहा सर। और मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूँ इस टीम की तरफ से कि ये बड़ी खतरनाक टीम है सर। ये जो लोग बैठे हैं ना, कि 2022 में हिंदुस्तान के नक्शे पे आरसीएम में दिखाएंगे बहुत कुछ करके, जो है यस नंबर 1, मतलब एक जबरदस्त जो है विस्फोट होने जा रहा है। सबसे एनर्जेटिक ढिंगड़ा जी और सबसे स्मार्ट पूरे बिजनेस के रोल मॉडल और हीरो राकेश जी और गुलाटी साहब, हीरो की टीम है भाई, राइट? बिल्कुल कमाल करना सर। आपके बच्चे हैं गुरुजी, अगर नहीं विस्फोट किया तो फिर कहाँ? नहीं, पूरा ऑलवेज विद यू सर। ऐसे हो सकता है क्या? जी, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर। और आज आपने जो दिया है सर, हमेशा ये पूरी टीम आपका आभारी रहेगी। और आज आपने, मैं कहता हूँ, सभी लोगों का जीवन बदल दिया, कुछ कसर छोड़ी नहीं आपने। अगेन दिल से धन्यवाद। और 2 लाइनें मैं आपके बारे में सर बोलना चाहता हूँ। मेरे को याद है बचपन से जब मैंने शुरुआत किया है, पहले दिन से आपके साथ काम करने का मौका मिला। आपकी गाड़ी ली थी आपने, आरसीएम की पहली गाड़ी थी, 2 गाड़ियां आई थी आरसीएम में। उसमें एक गाड़ी ओपी शर्मा जी ने ली थी, एक आपने ली थी। उस गाड़ी में हम बहुत दूर दूर तक गए हैं, मीटिंगें करके आए हैं। बहुत सारी यादगार चीजें आपके साथ में जुड़ी हुई हैं। तो 2 लाइनें मैं आपके बारे में बोलना चाहता हूँ कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचों में ढल गए, और कुछ लोग हैं आप जैसे जो वक्त के सांचे ही बदल गए। थैंक यू वेरी मच सर। और उम्मीद करूंगा सर, हमारा अधिकार है आपके ऊपर में कि इस टीम को जब जब आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपका आशीर्वाद हमेशा इस टीम को मिलता रहेगा। बिल्कुल, पूरा अधिकार है सर। बिल्कुल। और एक बार मैं आप सबको अनम्यूट का मैसेज भेज रहा हूँ, आप अनम्यूट करके अपने अपने स्टाइल में थैंक यू बोल के, कदम सर की जय बोल के, JRCM बोल के आज इस मीटिंग का हम समापन करेंगे। लीजिए।
जय आरसीएम सर। जय